वेलकम टू इजीली। मैं धीरज कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों का इजीली के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग देखने वाले हैं सीबीएसई की तरफ से जारी करा गया क्लास 10th का साइंस का सैंपल पेपर सॉल्यूशन। हर एक पॉइंट पे, हर एक बारीकी पे चर्चा होगी। ये सब जानने के लिए आपको वीडियो के अंत तक बने रहना होगा। इस दौरान हम देखने वाले हैं कि किस तरह का पैटर्न हमारी एग्जाम में आने वाला है, किस तरह का डिफिकल्टी लेवल होने वाला है और किस तरह से हमें पेपर को अटेम्प्ट करना है। तो आगे जाने से पहले कुछ एक जरूरी इंफॉर्मेशन हमारी ऐप के बारे में। प्ले स्टोर पे जाना है, इजीली लिखना है। जैसे इजीली लिखेंगे हमारी ऐप मिल जाएगी, उसे इंस्टॉल करिएगा। जैसे इंस्टॉल करेंगे, अगर आप नए यूजर्स हैं तो क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करना है, अपनी सारी डिटेल यहां पे फिल करनी है। जैसे डिटेल यहां पे फिल करेंगे आपको ओटीपी आएगा, ओटीपी यहां पे फिल कर देना है। जैसे ही आप ओटीपी फिल करेंगे आपको सिलेक्ट करना है कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। मान लीजिए आपने क्लास 11th और 12th के लिए यहां पे सिलेक्ट करा, तो हमारे यहां पे चार कुछ बैचेस चल रहे हैं। उदय और शिखर हमारे कॉमर्स के बैच है, प्रारंभ और टॉपर हमारे साइंस के बैच है। जैसे इन पे क्लिक करेंगे आप नेक्स्ट होंगे, आपको यहां पे दिखने वाला है कि आप कौन सी क्लास में। जैसे आप क्लास में सिलेक्ट करेंगे आपको इस तरह का एक इंटरफेस दिखाई देने लग जाएगा। यहां पे आपको हर एक सब्जेक्ट की यहां पे प्राइस भी दिखाई दे रही होगी, किस में कितना रुपए में आप कौन सा कोर्स सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहां पे आपको जो टोटल अमाउंट यहां पे टोटल अमाउंट यहां पे जो आपको दिखाई दे रही है उतना पे नहीं करना है, क्योंकि कुछ कूपन कोड्स है। उन कूपन कोड की मदद से आप क्या कर सकते हैं, एक भारी भरकम डिस्काउंट ले सकते हैं। जैसे कि हमारे जो अभी चार बैच जो मैंने बताए हैं वो चल रहे हैं, उनके लिए जैसे आप फ्री इजीली कूपन कोड लगाएंगे ये आपका यहां पे सब कुछ फ्री हो जाएगा। इसी तरह से बाकी के कूपन कोड्स भी आपको लोगों को मिलते रहेंगे। उसके लिए आपको बराबर हमारे साथ बने रहना होगा। हमारे सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म हो गए, लाइक हमारे टेलीग्राम हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, इन सब पे हमारे साथ जुड़ जाइए और हमारे यूट्यूब चैनल्स के साथ भी जुड़ जाइए। ठीक है, तो ये सब कुछ आपको करना होगा। तो यहां तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो जैसे कि मैंने बताया कि हम साइंस का सैंपल पेपर सोल्व करने वाले हैं क्लास 10th का, जो इस साल 2023 और 2024 के अंदर अभी अभी आया है, सीबीएसई ने जारी करा है। तो इसमें जो फिजिक्स वाला पार्ट है वो आप लोगों को मैं करवाने वाला हूं। जैसे फिजिक्स का पार्ट एंड होगा उसके बाद आपको नेहा मैम मिलेंगी, वो आपको बायोलॉजी और केमिस्ट्री का पार्ट करवाने वाली हैं। तो इस तरह से पूरा का पूरा आपको क्लास 10th का सीबीएसई का कंप्लीट सॉल्यूशन यही एक वीडियो के अंदर मिल जाएगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको अब तक सारी चीजें समझ में आई होगी कि क्या क्या इस वीडियो के अंदर होने वाला है। तो आप लोगों का ज्यादा टाइम खराब ना करते हुए सीधा सवाल पे आते हैं। सवाल पे जाने से पहले जैसे कि हमने जाना था कि किस तरह का एग्जाम पैटर्न है वो जान लेते हैं, क्योंकि ये हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे जिनमें पढ़ने में हमें आलस आएगा। तो आप लोगों के लिए मैं इसको भर देता हूं, क्योंकि आप सुन तो लोगे लेकिन पढ़ोगे नहीं, इतना सारा मुझे पता है। तो यहां पे आपको मिलेंगे 3 घंटे। चक दे इंडिया का शाहरुख खान का डायलॉग याद है, वो 70 मिनट, तो वो 180 मिनट डिसाइड करेंगे आपके ये 80 नंबर कितने आप नंबर लाने वाले हैं। तो 80 नंबर के लिए आपको 39 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले हैं कि 39 सवाल आपको वहां मिलेंगे, जिसमें से आपको 5 सेक्शन होने वाले हैं। पहले सेक्शन में आपको सवाल मिलेंगे 20 और सारे के सारे होंगे जय माता दी ए, जय माता दी बी वाले ऑब्जेक्टिव। लेकिन इस तरह से नहीं करना, पढ़ के जाना है सारे सवालों को, और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। उसके बाद सेक्शन बी में आपको 6 सवाल मिलेंगे, वेरी शॉर्ट टाइप का, यानी वन लाइनर, जस्ट नाम लिखना है। जितना पूछा उतना ही लिख के आना है, क्योंकि यहाँ पे वर्ड लिमिट भी लिखी है 30 से 50 वर्ड, यानी कि बहुत कुछ लिख के आ गए। ठीक है, और यहाँ पे आपको हर क्वेश्चन के 2 नंबर मिलेंगे। उसी तरह से सेक्शन सी में आपको मिलेंगे 7 क्वेश्चन मिलेंगे, शॉर्ट वाले, और 50 से 80 वर्ड की लिमिट होगी और 3 यहाँ पे नंबर आपको मिलने वाले हैं। उसी तरह से डी सेक्शन होगा, उसमें से आपको 3 लॉन्ग क्वेश्चन मिलेंगे और हर क्वेश्चन 5 नंबर का होगा और 80 से 120 वर्ड की लिमिट होगी, यानी आसपास इतने वर्ड आपको लिख के आने हैं, बहुत ज्यादा नहीं भरना है ना, थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं। सेक्शन ई के अंदर आपको क्या करने हैं, 3 सवाल मिलने वाले हैं, जिसमें से हर एक सवाल 4 नंबर का होने वाला है। तो इस तरह का हमारा एग्जाम पैटर्न होने वाला है। ध्यान रखना, हर एक सवाल को ट्राई करना कि अटेम्प्ट करने की, क्योंकि हर एक स्टेप के अलग अलग नंबर होते हैं। हाँ, आपको पूरा सवाल नहीं आ रहा होगा, लेकिन कुछ पार्ट तो उसका आ ही रहा होगा, जैसे उसका फॉर्मूला आ रहा होगा या कुछ ना कुछ उसका आपको आ ही रहा होगा। तो वो चीजें लिख के आनी है, ताकि आपको कुछ ना कुछ हर सवाल में, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ उसके नंबर मिल जाए। जैसे जैसे हम सवाल सोल्व करेंगे हम देखेंगे किस तरह से सीबीएसई ने हमें मार्किंग भी दी है हर एक सवाल के आंसर लिखने की। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं कर रहे। सबसे पहले हमारा जो फिजिक्स का जो सवाल था वो 13 नंबर पे दिया हुआ है, यानी 13वें नंबर पे हमारा फिजिक्स का सवाल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, सबसे पहला सवाल, क्योंकि काफी इंतजार करवाया उन्होंने हमें फिजिक्स का सवाल देने में, तो सवाल पहला क्या दिया है, ए
एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट रखा गया है तो उसकी इमेज कहां बनेगी, इट्स इमेज इज फॉर्म्ड। तो सबसे पहले हम जानते हैं दो तरह के स्फेरिकल मिरर हमारे सिलेबस में है, एक कॉनकेव है एक कॉन्वेक्स है। कॉनकेव मिरर का बारे में यहां पूछा नहीं, लेकिन फिर भी कॉनकेव मिरर की 6 कंडीशंस हैं वो आप लोगों को याद रखनी है, क्योंकि उसमें से भी सवाल पूछा जा सकता है। बस ये टॉपिक है कॉन्वेक्स या कॉनकेव, इस तरह का आपको पैटर्न देखने को मिल सकता है। कॉन्वेक्स मिरर के बारे में यहां पूछा है, तो कॉन्वेक्स मिरर में 2 ही कंडीशन बनती है। कौन कौन सी बनती है, सबसे पहले कॉन्वेक्स मिरर बना लेते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर को सबसे पहले, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, जिसके अंदर की तरफ क्या होती है, पॉलिश करी हुई होती है, जिसके अंदर की तरफ हमें क्या मिलती है, पॉलिश करी हुई मिलती है। इस तरह का हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो जाता है। इसमें अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा होता है तो यहां से इंसिडेंट होने वाली लाइट ऑलवेज कहां पे कॉन्सिडेंस कहां पे मिलेगी, उस फोकस में मिलेगी, और फोकस में ही हमेशा इमेज बनने वाली होती है, यानी बिहाइंड द मिरर इमेज बनती है। और अगर इस जो पोल हो गया, ये पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी अगर ऑब्जेक्ट हुआ, यहां हुआ, यहां हुआ या यहां हुआ, कहीं पे भी अगर ऑब्जेक्ट होगा तो उसकी हमेशा इमेज कहां बनेगी, पोल और फोकस के बीच में कहीं ना कहीं बनेगी। इस पोल और फोकस के बीच में कहीं ना कहीं इमेज बनने वाली है, इसके अलावा कहीं इमेज नहीं बनती। तो सिर्फ 2 कंडीशन होती है, 2 ही कंडीशन की हमने बात करी थी, लेकिन दोनों कंडीशन में एक चीज फिक्स है कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस वेरी करेगी, यहां पे हमारी इमेज की डिस्टेंस भी वेरी करेगी, और साथ ही साथ बिहाइंड द मिरर बनेगी। और ये ऑप्शन हमें पढ़ने को मिलता है डी के अंदर, बिहाइंड द मिरर एंड इट्स पोजीशन वेरीज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। समझ में आया कैसे करना है। हमारे आगे वाला सवाल क्या, ओके आगे वाला सवाल भी लाइट का ही है। व्हेन लाइट एंटर्स द एटमॉस्फेयर it strike on extremely fine particles which deflect the rays of light in all possible directions. This is due to, इन्होंने कहा है कि हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे सूरज दादा से जो लाइट आती है, यानी हमारे एटमॉस्फेयर में जैसे ही लाइट एंटर मारती है, वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट, हमारे वातावरण में प्रेजेंट छोटे छोटे फाइन पार्टिकल से टकराती है और अलग अलग डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाती है। इस फिनोमिना को क्या कहते हैं, याद करिए जब हम पढ़ते हैं कि हमारे आसमान का कलर हमें ब्लू क्यों दिखाई देता है, तो उसमें हम यही रीजन तो पढ़ते हैं कि लाइट आती है, फाइन पार्टिकल से टकराती है और अलग अलग डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाती है, और ब्लू कलर वहां से डिफ्लेक्ट होता हुआ हमारी आंखों में आता है, जिस वजह से हमें वो हमारा कलर ब्लू दिखाई देता है हमारे आसमान का। और इस फिनोमेना को हमने पढ़ते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट के अंदर। तो इसका भी सही जवाब क्या हो जाएगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या यहां तक कोई आपको कंफ्यूजन, मैं उम्मीद करूंगा आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आगे चलते हैं, आगे वाला जो हमारा सवाल है वो असर्शन और रीजन से पूछा गया है। क्या सवाल पूछा गया है, असर्शन क्या लिखा है, ए कंपास नीडल इज प्लेस्ड नियर ए करंट कैरिंग वायर। ए कंपास नीडल, हम जानते हैं कंपास नीडल क्या होती है, एक मैग्नेटिक नीडल होती है, ठीक है। नियर ए करंट कैरिंग वायर के पास रखी गई है, एक वायर है जिसमें से करंट जा रहा है। तो हम क्या जानते हैं, कोई भी एक अगर वायर है उससे अगर करंट जाएगा तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाती है, प्रोड्यूस हो जाती है। इतनी चीज हम जानते हैं, ठीक है। The deflection of the compass needle decrease when the magnitude of current in the wire is increased. नहीं, ऐसा नहीं होगा। हम क्या जानते हैं कि जैसे जैसे हमारा करंट बढ़ता है, जैसे जैसे करंट हमारा बढ़ता है, मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है, यानी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी, तो उसके आसपास अगर कोई मैग्नेटिक नीडल यानी कंपास नीडल को रखा जाएगा तो वो भी क्या होगी, ज्यादा डिफ्लेक्ट होगी, ना कि कम डिफ्लेक्ट होगी। तो यहां पे लिखा है डिक्रीज, अगर इंक्रीज लिखा होता तो ये सही हो जाता। इसका मतलब असर्शन क्या हो गया, गलत हो गया। आगे क्या लिखा है, रीजन क्या है, रीजन पढ़िए। द स्ट्रेंथ ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है यानी बी, एट अ पॉइंट नियर द कंडक्टर, कंडक्टर के पास में, इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द करंट। अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है यानी मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट नियर द कंडक्टर, ये कंडक्टर वायर है, इसके पास में कहीं, यहां पे मान लो इसके नजदीक कहीं पे, इसके नजदीक में अगर मैंने कोई रख दी, कंपास नीडल रख दी, है ना, तो क्या होगा, उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी जैसे जैसे और इसके नजदीक जाएंगे। अगर मैं यहां था, मैं यहां था, मैं यहां था, मैं यहां था, यहां था, कौन से कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी? सर नो डाउट, हमेशा जो वायर होता है, जिस वायर से करंट फ्लो करता है, उसके नजदीक ही मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। जैसे जैसे दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, ये चीज हमें पता है।
तो इसका मतलब जो रीजन है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि इंक्रीज की ही बात करिए कि जैसे जैसे डिस्टेंस कम होगी, जैसे जैसे इसके पास जाएंगे हमारी वो इंक्रीज हो जाएगी। और साथ ही साथ अगर हम करंट को इंक्रीज करेंगे, क्योंकि लिखा है इंक्रीजिंग द करंट, अगर करंट पहले मान लो I बराबर 2 एंपियर था, अब I बराबर अगर 4 एंपियर हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो भी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो होती है I इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B होती है, ये हमने पढ़ा है। I बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, साथ ही साथ डिस्टेंस के साथ भी ये बढ़ता जाता है। सॉरी, डिस्टेंस कम होगी, अगर जितना पास रखा होगा उतनी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होती, जैसे जैसे दूर रखता जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है होगी, यानी इसका जो डिफ्लेक्शन होगा वो वीक हो जाएगा। तो रीजन इसका बिल्कुल सही है, यानी ए इज फॉल्स, यानी असर्शन इज फॉल्स है पर रीजन इज ट्रू। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। यहां तक उम्मीद करूंगा आपको जो हमारे ऑब्जेक्टिव थे, यानी जो पहला सेक्शन था सेक्शन ए जिसमें सारे के सारे ऑब्जेक्टिव थे, वो सारे समझ में आए होंगे फिजिक्स वाले। बात करते हैं हमारा 24 नंबर का सवाल, यानी सेक्शन बी हमारा स्टार्ट हो चुका है। द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ 3 मीडिया आर गिवन बिलो। 3 मीडियम दिए हैं, मीडियम ए, मीडियम बी और मीडियम सी। ओके, एरर हो गया, देखो सीबीएसई से भी एरर हो सकता है ना, ह्यूमन एरर है, किसी से भी हो सकती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दी हमें 3, 1.6, 1.8 और 1.5। हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में क्या जानते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में सर हम मोटा मोटा इतना जानते हैं कि हमें यह बताती है कि किसी भी मीडियम में लाइट की स्पीड क्या होने वाली है। जैसे अगर आप रोड पे चल रहे हैं तो आप जो साइकिल चलाते हैं उसकी स्पीड रोड पे ज्यादा होगी कि मिट्टी में ज्यादा होगी, तो हमें पता लग जाता है। वही लाइट के साथ कैसे कि लाइट हर मीडियम में अपनी स्पीड को क्या करती है, चेंज करती है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें यही बताती है कि अलग अलग मीडियम में लाइट की स्पीड क्या होने वाली है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितनी ज्यादा होगी तो उस मीडियम में लाइट की स्पीड उतनी ही कम होती है, उतनी ही क्या होती है, कम होती है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू जितनी कम होती है उतनी ही उस मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा होती है। किसके कंपैरिजन में? एयर या वैक्यूम के कंपैरिजन में। इतना हम जानते हैं। तो अब बात करते हैं, 3 मीडियम दिए हैं, ओके कोई दिक्कत नहीं। अब सवाल पढ़ते हैं। ए रे ऑफ लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम ए टू बी। ए से बी में लाइट जाती है, ठीक है, पहले ए मीडियम से बी मीडियम में, यानी इस मीडियम में लाइट आ रही है। यहां पे एक चीज भी दिख रही है आपको, कौन से मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है? सर मीडियम बी की ज्यादा है। तो दोनों में से कौन सा, किस में लाइट की स्पीड ज्यादा होगी? सर लाइट की स्पीड जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होती है उसमें होगी, यानी ये रेयर मीडियम हो जाएगा और ये डेंसर मीडियम हो जाएगा जब लाइट ए से बी में जा रही है। आगे लिखा है एंड अनदर रे, दूसरी किरण है जो ट्रेवलिंग B to C। अब दूसरी जो रे है वो B से C में जा रही है। जब B से C में लाइट जा रही है, दोनों में से बताओ किसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है? सर C की ज्यादा है, तो C की ज्यादा, सॉरी किसकी कम है? तो C की कम है। जिसकी कम होती है उसमें लाइट की स्पीड ज्यादा होती है आपस में। तो इसके अंदर इसका मतलब ये हो जाएगा यहां पे रेयर मीडियम और ये हो जाएगा डेंसर मीडियम जब लाइट B से C में जा रही है। जब लाइट ए से बी में जा रही है तो ये रेयर मीडियम हो जाएगा और वापस से ये कौन सा मीडियम हो जाएगा? आपका डेंसर मीडियम हो जाएगा। इतनी चीजें हमें समझ में आ गई। अब इनको हम डायग्राम में थोड़ा बना लेते हैं, तीनों मीडियम बना लेते हैं। मीडियम ए है ना, तो ये ऊपर ए मीडियम बना लिया, ये मीडियम बी बना लेंगे, ये मीडियम सी बना लेंगे। यहां पे हमने नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि लाइन को पास आउट करना है। लाइन को हम भेज देते हैं थोड़ा। जब मीडियम ए से लाइट मीडियम में बी में जाएगी, मीडियम ए कौन सा है? मीडियम ए जब ए से बी में जा रही है तो मीडियम ए कौन सा है? रेयर है और मीडियम बी डेंसर है। रेयर से डेंसर में जब लाइट जाती है नॉर्मल के पास आती है, नॉर्मल से दूर जाती है। सर स्पीड कम होती है इसलिए नॉर्मल के पास आएगी, तो इसका मतलब नॉर्मल के पास में लाइट आ जाएगी। नॉर्मल के पास में लाइट होती हुई आगे की तरफ पास कर जाएगी। इतना हमें चीजें पता है, ठीक है, इतनी चीजें हमें पता है। यहां भी लाइट का डिफ्लेक्शन होगा, लेकिन फिलहाल इसको आप स्किप करिए ना, फिलहाल इसको चलो हटाई देते हैं वरना कंफ्यूज हो जाओगे। सर यहां पे क्या कर दिया आपने, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड कंडीशन की। सेकंड कंडीशन में क्या, ध्यान दीजिए। सेकंड वाली कंडीशन में यहां पे क्योंकि ये रेयर मीडियम था, ये डेंसर था। अब बी से सी में जब लाइट जा रही है तो बी डेंसर है और सी रेयर है, यानी कि लाइट जब बी से सी में जा रही होगी, डेंसर से रेयर में अगर लाइट जाएगी तो क्या होता है? सर लाइट की स्पीड इंक्रीज होती है। लाइट की स्पीड इंक्रीज होगी तो नॉर्मल से दूर जाएगी। इसका मतलब लाइट क्या हो जाएगी? दूर डिफ्लेक्ट हो जाएगी नॉर्मल से। आपको ये कहानी समझ में आई? यही होता है, यही सब कुछ दिया था अगले ने, इसी पे उन्होंने सवाल पूछ रखे हैं। क्या सवाल पूछ रखे? और पहला सवाल क्या पूछा है? इन विच ऑफ द टू केसेस, ए से बी और बी से सी, दो केस हैं, द रिफ्रैक्टेड रे बेंड्स
टूवर्ड द नॉर्मल। बताओ किसके अंदर नॉर्मल की तरफ बेंड हुई है, ए से बी में कि बी से सी में? सर ए से बी में हुई है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, जब ए से बी में जा रही है तब लाइट का क्या हुआ है, नॉर्मल की तरफ बेंड हुआ है। दूसरा क्या सवाल पूछा है, इन विच केस, कौन से केस के अंदर, इन विच केस डज द स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज इन द सेकंड मीडियम। कौन से केस में, ए से बी और बी से सी, ऐसा इन दोनों केस में से किस केस के अंदर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने में लाइट की स्पीड इंक्रीज हुई है, यानी दूसरे मीडियम में लाइट की स्पीड इंक्रीज हुई है। कौन से में हुई है सर, ए से बी में जाने में तो कम हुई थी इसलिए नॉर्मल की तरफ आई है, तो बी से सी में नॉर्मल से दूर गई है क्योंकि लाइट की स्पीड इंक्रीज हुई थी। तो कौन सा केस हो जाएगा, जब बी से सी की तरफ लाइट गई है तब हो जाएगा। क्या इससे आसान कुछ हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता। बस ऐसे ही सवाल पूछे जाएंगे, बस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर आप रटने लग गए तो दिक्कत आ सकती है, लेकिन रटना क्यों है, जब चीजें समझने के लिए हैं तो क्यों दिमाग में जोर डालना है, क्यों उसको इकट्ठा करना है रटने वाली चीजों से? बिल्कुल नहीं रखना, सीधा समझना है, पॉइंट टू पॉइंट समझते जाना है और एग्जाम को फाड़ के आ जाना है। ठीक है, अगला सवाल है, ठीक है, यही लिखा हुआ, देखो मैंने बताया ना किस तरह से आपको मार्किंग करके आनी है। देखिए, व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम ऑप्टिकली रेयर मीडियम टू ऑप्टिकली डेंसर मीडियम इट्स मूव टुवर्ड द नॉर्मल। जो अपन बोल रहे थे वही सब कुछ लिखा हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे मार्किंग लिखी है कि अलग अलग पार्ट के, क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं लिखना, पॉइंट टू पॉइंट लिख के आना है। समझ में आ गया? आगे अगर मैं बात करूं, आगे सवाल हमारा 25 नंबर का, वो क्या पूछा, देखिए 25 नंबर वाला सवाल क्या है, ए पीस ऑफ ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर। कोई एक वायर था, उसका रेजिस्टेंस आर है, एक वायर का रेजिस्टेंस दे दिया आर। क्या होता है रेजिस्टेंस, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है? रेजिस्टेंस सर, जब करंट फ्लो करता है तो उसमें जो रुकावट आती है, रेजिस्टेंस का मतलब रुकावट आती है, उसी को रेजिस्टेंस कहते हैं। अगर आप किसी खाली रोड पे जा रहे हैं और एक भीड़ भाड़ वाली रोड पे जा रहे हैं, किसमें आपको गाड़ी को निकालने में जोर ज्यादा आएगा? सो नो डाउट जिसमें भीड़ ज्यादा होगी, मतलब आपको आगे निकलने में रुकावट किसमें ज्यादा आई, भीड़ भाड़ वाले में। तो वैसा ही केस होता है रेजिस्टेंस का। इज कट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, 3 इक्वल पार्ट्स में कट करा गया है। एक वायर था जिसका रेजिस्टेंस आर था, धा 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 3 पार्ट में कट कर दिया बाहुबली की तलवार से। ओके, दीज पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल। ये आप तीनों पार्ट जो काटे गए ना, इनको पैरेलली जोड़ दिया, पैरेलल कनेक्शन इनको कर दिया। अभी देखेंगे, इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस पैरेलल कॉम्बिनेशन इज R1, इस पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना दिया इन्होंने, R1 दिया है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेशियो R1 अपॉन R, यानी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है और जो हमारा इस वायर का जो रेजिस्टेंस है उसका इसने रेशियो पूछा है कि ये रेशियो बता दो कितना होगा। तो समझते हैं थोड़ा सा, इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी है ताकि आपको इससे रिलेटेड कितने भी सवाल आए आप आराम से चुटकियों में उड़ा देंगे। तो थोड़ा सा यहां पे देखिए, हम क्या जानते हैं, हम थोड़ा सा कुछ जानते हैं। सर हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं जो रेजिस्टेंस होता है उसका एक फॉर्मूला जानते हैं हम, क्या होता है, रो इनटू लेंथ अपॉन एरिया। सर ये क्या लिखा है आपने, हमें पढ़ा तो था हमने, रो क्या होता है, रेजिस्टिविटी। इसका मतलब अलग अलग मटेरियल पे डिपेंड करता है हमारा रेजिस्टेंस। कोई कॉपर का होगा तो अलग रेजिस्टेंस होगा, है ना, अलग अलग। अगर स्टील का होगा तो अलग रेजिस्टेंस होगा, आपका सिल्वर का होगा तो अलग रेजिस्टेंस होगा। उसके अकॉर्डिंग रो को यहां पे हम लाते हैं, है ना, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है। उसी तरह से लेंथ होती है, तो हमारा अगर वायर का लेंथ बढ़ेगा, भीड़ भाड़ वाली रोड की अगर लेंथ बढ़ गई तो हमें वहां से निकलने में और ज्यादा टाइम लगेगा। तो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि वायर की लेंथ बढ़ी तो रेजिस्टेंस बढ़ा। अगला है एरिया, अगर वो भीड़ भाड़ वाली रोड अगर चौड़ी हो जाएगी तो रेजिस्टेंस कम मिलेगा, इसलिए रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब जब एक वायर था हमारा, अब लेकिन यहां पे जो एरिया लिखा होता है ना, एक क्रॉस सेक्शन एरिया लिखा होता है। कौन सा एरिया, क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन का मतलब ये मान लो वायर था तो इसको सामने से नहीं, क्योंकि करंट तो इधर ऐसे फ्लो करेगा ना, तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया वाला, इसको बीच में से काट के साइड वाला जो एरिया हमें दिखता है उसकी बात हो रही है। तो अगर मेरा एक वायर था, मान लो एक वायर मैंने लिया, ये एक वायर है, अगर मैं इस वायर की बात करूं, इस वायर को मैंने 3 पार्ट में कट कर दिया। अगर मैंने इस वायर को 3 पार्ट में कट कर दिया तो मुझे एक बात बताओ, ये इतना इतना एक वायर अलग ले लिया, लो ये वायर अलग हो गया, ये वायर भी अलग हो गया और ये वायर भी हमारा अलग हो गया। क्या इनके इस क्रॉस सेक्शन एरिया में कोई फर्क पड़ा है? ये तो बिल्कुल वैसा का वैसा है। इसका मतलब सर इनका जो एरिया है वो क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। क्या इनकी मटेरियल की प्रॉपर्टी में कोई चेंज आया? पहले अगर कॉपर का बना था, बाद में भी ये कॉपर का बना है, इसका मतलब सर रो भी क्या कोई चेंज नहीं आएगा, सेम रहने वाला है। लेकिन फर्क किस में आया, अगर पहले लेंथ L थी तो अब ये 3 पार्ट में डिवाइड हो गए सर, L/3, L/3 और L/3, क्योंकि बराबर बांटा गया है ना। अगर आपके पास 9 रुपए हैं, अगर मैंने तीनों को बराबर बराबर रुपए दिए तो 3 3 3 मिले ना, तो 9 / 3
9 डिवाइड बाई 3, 9 डिवाइड बाई 3, तीनों को रुपए मिलेंगे। तो वही कहानी है, तीनों के साथ बराबर बराबर बांट दिया गया, इसलिए लेंथ बराबर क्या हो गई, तीनों वायर की L/3, L/3 और L/3, ये तीनों को लेंथ हो जाएगी। मतलब हमारा जो रेजिस्टेंस है हर एक वायर को कितना मिलने वाला है, जितने पार्ट में उसको डिवाइड करा गया है। तो यहां से पता है आप एक चीज फाइंड आउट कर सकते हैं, यहां तो आपको 3 इक्वल पार्ट दिए गए, अगर बोलता 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करे हैं तब आप क्या करते, डिवाइड बाई 5 करते। मतलब अगर किसी वायर को इक्वल पार्ट में कट करा गया है तो उसका रेजिस्टेंस हमेशा कितना हो जाएगा, हर एक वायर का R/N हो जाएगा। हमारे यहां पे 3 था तो R/3 हो जाएगा, अगर 5 होता तो R/5 हो जाता। यहां तक मैं उम्मीद करूंगा कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, क्यों R/N करा। अब हमारे ये वायर थे जिसको वायर, ये तो हमारा अगर 5 दिया हो तब की बात है, लेकिन हमें क्या दिया है, R/3 दिया है। अब अगर हमें R/3 दिया है तो अब बात करते हैं R/3 के हमारे क्या है, 3 वायर है और उन तीनों को पैरेलल जोड़ा गया। पैरेलल जोड़ते हैं तो पहले तीनों वायर बना लेते हैं, तीनों वायर बना लिए, इनको पैरेलल जोड़ दिया। पैरेलल कनेक्शन ऐसा ही होता है, याद आ रहा है ना, भूलना नहीं है, भूलोगे तो कैसे काम चलेगा, भूलना नहीं है, ठीक है। अब इस तरह से करंट इसमें फ्लो होने लग गया। अब जब करंट इसमें फ्लो हो रहा है, ये वोल्टेज हो गया। अब हम क्या जानते हैं, तीनों को हमने कितना दे दिया, R/3 और R/3 हो गया, तीनों पैरेलल कनेक्शन हो गए। अब आगे हम क्या जानते हैं सर, आगे हम जानते हैं कि जब भी कोई चीज पैरेलल में होती है वोल्टेज बराबर होता है लेकिन करंट अलग अलग होता है। उसके अकॉर्डिंग हमारा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में पैरेलल कनेक्शन में जो फॉर्मूला निकल के आता है वो क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2, यहां पे 3 है तो 1/R3 हो जाएगा। 1/RP बराबर कितना हो जाएगा, R1 कितना है सर, R/3 है तो R/3 प्लस 1/R/3 प्लस 1/R/3। अब ये R/3 सिंपल मैथमेटिक्स है तो 3 ऊपर चला जाएगा, यहां तक मैं उम्मीद करूंगा 3/R आ जाएगा, प्लस 3/R आ जाएगा, प्लस 3/R आ जाएगा। अगर मैं वापस यहां पे सोल्व करूं तो मुझे एक बात बताओ, मुझे क्या बात बताओ कि RP कितना दे रखा था सर, RP इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना दे रखा है सर, R1 दे रखा है, तो मैं RP की जगह R1 लिख देता हूं। 1/R1 इक्वल टू एलसीएम कितना ले लूं, यहां पे एलसीएम आ गया R, तो 3 प्लस 3 प्लस 3 इक्वल टू कितना आ गया, 9/R आ गया। अब यहां से देखिए क्या निकल के आ रहा है, यहां से जो चीज देखिए क्या निकल के आ रही है, यहां से आ रहा है कि अब ये R1 है, अब इसको क्या कर लेते हैं, उल्टा कर लेते हैं। अगर इसको रिवर्स करूंगा तो ये भी रिवर्स होगा, तो यहां पे आ गया कि R1 डिवाइड बाई 1 इक्वल टू, ये भी उल्टा होगा तो ये हो जाएगा R/9। हमें पूछा है R1 रेशियो R, तो इस R को मैं इधर ले आता हूं तो R1/R इक्वल टू 1/9, यही तो हमसे पूछा था, यही हमारा आंसर आ गया कि 1/9 हमारा क्या आ गया, जवाब आ गया। अब आपको डायरेक्ट तरीका भी बताऊं कि किस तरह से आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं। ध्यान दीजिए इधर, अगर आपको पूछा कि टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा इक्विवेलेंट, है ना, तो आप क्या करना कि जो भी आपको रेजिस्टेंस R बराबर यानी इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, सिंपल आपको टोटल जो रेजिस्टेंस मिलने वाला ना, आपको क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को क्या करना है, जो आपको पूछा गया पैरेलल कनेक्शन के अंदर आपको टोटल जो रेजिस्टेंस हुआ है R/N, क्योंकि R/N हुआ है आपका एक सिंगल वायर का, और जितने पार्ट में इसको कट करा गया है उसको मल्टीप्लाई कर लोगे उतना ही उसको रेजिस्टेंस मिलने वाला है। अगर ये चीज समझ में आई तो ठीक है, वरना हमें हमारे कन्वेंशनल तरीके से चल के आना है। जैसे मान लो यहां पे क्या था, RP R, ठीक है सर, पूरे का R था, 3 पार्ट में कट करा और हर एक को R/3 मिला और 3 ही पार्ट में कट करा, तो कितना है R/9। तो डायरेक्ट भी आप ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है। तो आपको इतना कंफ्यूजन नहीं होना है, आपको सिंपल इस तरीके से भी जाना है। उम्मीद करूंगा कोई आपको यहां तक दिक्कत नहीं होगी, फिर भी कोई दिक्कत है कमेंट बॉक्स खुला है आपका। तो पहले सवाल का हमें जवाब मिल गया, रेशियो कितना हो जाएगा, रेशियो यहां से हो जाएगा सर 1/9 हो जाएगा। दूसरा सवाल पढ़ते हैं, रेफर टू द इमेज बिलो एंड स्टेट हाउ द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न इंडिकेट्स रीजन वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर आउटसाइड द मैग्नेट। नीचे हमें क्या दिया गया, एक इमेज दी गई है, ठीक है, नीचे एक इमेज दिख रही है और इमेज में देखिए यहां पे नोटिस करिए जो चीज आपको यहां पे लिखी हुई दिखाई दे रही है, क्या लिखा हुआ दे रहा है, सोलेनोइड। सोलेनोइड के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो हमने क्या पढ़ा सोलेनोइड के बारे में, कि सोलेनोइड क्या होता है कि जब हम क्या करते हैं, कॉपर वायर के थ्रू बहुत सारे वायर को ऐसे मरोड़
मरोड़ मरोड़ के हम चारों तरफ लपेट देते हैं। एकदम आसान लेमैन लैंग्वेज में बता रहा हूं। जब हम करंट को फ्लो करते हैं तो करंट को फ्लो करने पे हमें पता है सर मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, प्रोड्यूस हो जाती है, जनरेट हो जाती है। तो जब हम इसको वायर को लपेटते हुए करंट को फ्लो कराते हैं तो हमारा उसको जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो एक तरह की बार मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाती है। और उसको लपेटते हुए हमने जो चीज बनाई है ना, लपेटते हुए वायर को जो चीज बनाई उसी को हम क्या बोलते हैं, वायर को टैन करते हुए हमने कोई चीज बनाई उसी को हमने सोलेनोइड कहा। और सोलेनोइड में जब करंट का फ्लो कराया जाता है ये एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाता है। और बार मैग्नेट को अगर मैं बनाऊं, ये बार मैग्नेट अगर मैं बनाना चाहूं, ये बार मैग्नेट अगर मैं बनाना चाहूं, ध्यान दीजिए, अगर मैं एक बार, अरे भाई एक ही चलना है भाई, अगर बार मैग्नेट को बनाना चाहूं, अगर इधर नॉर्थ है और इधर साउथ है, हम क्या जानते हैं कि बार मैग्नेट में जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कहां से निकलती है और कहां की तरफ जाती है सर, नॉर्थ पोल से निकलती है। कहां से निकलती है, नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल की तरफ जाती है। नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल की तरफ हमारी एंटर कर जाती है। बाहर की तरफ तो ऐसा होती है और अंदर की तरफ साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है। ये सवाल भी ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं या हमारे इन वन लाइनर में आ सकते हैं। तो ध्यान रखना, मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ होती है। और हमारा जो पोल्स होते हैं, ये हमारे जो पोल होते हैं, हमारे जो पोल होते हैं यहां पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होती है और बाकी जगह के कंपैरिजन में, ये भी हमें पता है क्योंकि काफी यहां पे नजदीक नजदीक होती है। और जो हमारी सोलेनोइड है वो इसी बार मैग्नेट की तरह क्या करने लग जाती है, बिहेव करने लग जाती है। इसी की तरह क्या करने लग जाती है, बिहेव करने लग जाती है। तो यहां पे एक चीज देखिए कि यहां पे भी क्या होती है, हमारी एक सोलेनोइड होगी, ऊपर वाला अगर पोल हम नॉर्थ माने, नीचे वाला अगर हम साउथ माने, तो इन पोल्स के पास हमें जो होगी हमारी मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होगी वो ज्यादा मिलेगी कंपैरेटिवली बाकी जगह के कंपैरिजन में। इसलिए पहले सवाल का जवाब क्या हो जाएगा कि पोल्स के आसपास मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगी और बाकी जगह में क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ थोड़ी कम होगी इसके कंपैरिजन में। ये पहले सवाल का जवाब हो गया। दूसरा सवाल क्या पूछा इसने कि व्हाट हैपेंस टू द मैग्नेटिक फील्ड व्हेन द करंट इन द सर्किट इज रिवर्स। इस सर्किट के अंदर अगर मैं करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दूं तो हम क्या जानते हैं, जो हमारा करंट होता है, ये हमारा करंट है, अगर पहले ये ऐसे जा रहा था, यानी करंट जब ऊपर की तरफ जा रहा था, तो इसके आसपास जनरेट होने वाली मैग्नेटिक फील्ड की कोई ना कोई एक डायरेक्शन होगी। लेकिन जैसे ही इस करंट को मैं अब क्या कर दूंगा, दूसरी कंडीशन में अगर मैंने उल्टा कर दिया इस करंट को, तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो भी चेंज हो जाएगी। यानी एक दूसरे के साथ ये चेंज करती है, वेरीज करती है। इतना आपको समझ में आया होगा। अब उसी के अकॉर्डिंग हमारा एनसीईआरटी ने, देखो जैसे मैंने बताया ना, सिंपल उन्होंने मार्क, पहले वाला हमारे 1/9 हो गया, उसके अकॉर्डिंग यहां तक आपको मार्किंग मिल गई, हर एक चीज की, हर एक स्टेप की मार्किंग लिखी हुई है। आगे हम पढ़ते हैं, तब मैग्नेटिक फील्ड, दूसरे वाले सवाल का जवाब, द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज मोर इन द रीजन वेयर द फील्ड लाइंस आर द क्राउडेड। क्राउडेड कहां पे होती है, पोल्स के पास होती है, इसलिए वहां पे क्या होती है, हमारी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। दिस मींस द फील्ड स्ट्रेंथ इज मैक्सिमम नियर द पोल्स एंड इट रिड्यूस एज वी गो अवे फ्रॉम द पोल्स। जैसे जैसे पोल से दूर जाएंगे हमारी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। दूसरा, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो रिवर्स। अगर करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। यहां तक आपको सारी चीजें मैं उम्मीद करूंगा समझ में आई होगी। किस तरह से हमें लिख के आना वो भी समझ में आया होगा। सिंपल उतना ही लिख रहा है जितना पूछा है। अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। एक्सप्लेन व्हाई द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वापस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हमारे सवाल आ चुका है। तो क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सवाल, एक्सप्लेन व्हाई द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मटेरियल विथ रेस्पेक्ट टू एयर इज ऑलवेज ग्रेटर 1। कि क्यों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हमेशा 1 से जाती है, 1 से ज्यादा होती है किसी भी मीडियम के लिए। तो सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अगर मैं फॉर्मूला पूछूं, कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मैं फॉर्मूला पूछूं तो क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। कितनी होती है लाइट की स्पीड एयर में, फटाफट कमेंट करके बताओ, मैं जब तक पूरा फॉर्मूला लिखता हूं। और स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, जो भी मीडियम दिया गया है ना, लाइट की स्पीड कितनी होती है, मैं उम्मीद करूंगा आपने लिखी होगी। कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, जिसको हम C से डिनोट करके चलते हैं। ये लाइट की स्पीड एयर के अंदर होती है, इतना हम क्या करते हैं, पढ़ के चलते हैं। अब जो भी लाइट की स्पीड होगी हमेशा इस एयर वाली स्पीड से क्या होती है, किसी भी मीडियम में कम होती है, इससे ज्यादा कभी हो ही नहीं सकती। जब ऊपर वाली वैल्यू हमेशा ज्यादा है, जैसे मैंने लिखा 100, यहां मैं 2 लिखूं या मैं नीचे 3 लिखूं या 4 लिखूं, 5 लिखूं, 6 लिखूं, 7 लिखूं, क्या कभी भी इसकी वैल्यू
क्या कभी भी इसकी वैल्यू 100 डिवाइड बाई 2, 100 डिवाइड बाई 3, 100 डिवाइड बाई 4, 100 डिवाइड बाई 5, कितना भी लिख दो, 100 से कम, 100 से कम कितनी भी वैल्यू लिखो 99 तक, 1 से लेके 99 तक 100 के नीचे कुछ भी लिखो, उसमें उसका भाग दो, आपकी कभी भी आपका आंसर 1 से कम नहीं आएगा, हमेशा 1 से ज्यादा आएगा। तो सेम कहानी यहां पे है कि ऊपर वाली वैल्यू अगर ज्यादा है, ऊपर वाली वैल्यू अगर हमेशा ज्यादा है तो आंसर हमेशा 1 से ज्यादा आने वाला, इससे कम कभी नहीं आएगा, इससे कम कभी नहीं आएगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 1 आएगा, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लाइट की स्पीड एयर में हमेशा क्या होती है, ज्यादा होती है। इस वजह से हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है, ज्यादा आती है, ग्रेटर 1 आती है। पहले सवाल का जवाब मिल गया। दूसरे सवाल का जवाब क्या है, दूसरा सवाल तो पढ़े सर पहले, बिल्कुल पढ़ते हैं। इन द फिगर बिलो, तो फिगर नीचे दिया गया है, इन द फिगर बिलो ए लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम एयर इनटू, एयर से कर रही है, इनटू द सेमी सर्कुलर प्लास्टिक ब्लॉक, यानी बाहर इन्होंने क्या माना, बाहर उन्होंने मानी एयर मानी, और अंदर वाला क्यों क्या माना, प्लास्टिक माना। ओके, कोई दिक्कत नहीं सर, अंदर वाला प्लास्टिक, यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट अंदर जा रही है, यानी रिफ्रैक्शन का सवाल है ये, है ना। तो रिफ्रैक्शन में क्या होता है, लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, लाइट अपने पाथ से डेविएट करती है, बेंड करती है अकॉर्डिंग टू लाइट की स्पीड, या तो नॉर्मल के पास या नॉर्मल से दूर। ठीक है, give a reason why the ray does not deviate at the semi circular boundary of the plastic block। अब इसने ये क्या बोला कि जैसे हम जानते हैं कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर लाइट अपने पाथ से डेविएट करती है, नॉर्मल के पास या नॉर्मल से दूर, पर लाइट जब यहां से अंदर की तरफ जा रही है, इस वाले पोर्शन पे जब मैं देख रहा हूं, इस वाले पोर्शन में जब मैंने देखा, गौर फरमाया, लाइट सीधी की सीधी निकल गई, लाइट के साथ कुछ नहीं हुआ। ये कैसा खेला हुआ सर, कैसा ये कुदरत का नया कारनामा हुआ। देखिए क्या हुआ, हम क्या जानते हैं, एक सर्किल हमने पढ़ा है सर, गोला गोला है ना, गोला हमने गोला पढ़ा है, यानी हमने सर्किल को पढ़ा है। सर्किल को हमने क्या पढ़ा कि सर्किल का अगर सेंटर सी है, उससे अगर मैं सर्किल के सरफेस पे, सर्किल की सरफेस पे अगर मैं कोई भी लाइन ड्रॉ करूं तो हमेशा इसके साथ वो 90 डिग्री यानी नॉर्मल होती है। सर्किल के सेंटर से, सर्किल के सेंटर से अगर मैं उसकी सरफेस पे लाइन ड्रॉ करता हूं तो हमेशा वो क्या होती है, उसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। अगर कोई लाइन, इसका मतलब है सेंटर से होके गुजरेगी, अगर कोई लाइन सेंटर से होके गुजरेगी तो हमेशा उसके साथ वो नॉर्मल पे होगी, यानी 90 डिग्री के एंगल पे होगी। इतनी चीज हमने सर्किल की प्रॉपर्टी में पढ़ी है, नहीं पढ़ी तो आज हमने पढ़ ली। ठीक है, तो अब से ये दिमाग में बात डाल लेनी है। अब हमारे सवाल पे आते हैं, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। अब ये जो लाइट आ रही है, ये रे जो एक आ रही है, मस्त मौली चलती चलती आ रही है, इसको, इस नादान को ये नहीं पता कि ये जहां से जा रही है वो बिल्कुल इसके सेंटर से जा रही है, क्योंकि है तो ये सर्किल ही ना, आधा तोड़ दिया तो क्या हुआ, अगर मैं सर्किल को आधा तोड़ दूंगा तो क्या होगा, सेंटर तो है ही, और सेंटर से कहीं भी लाइन ड्रॉ करो हमेशा 90 डिग्री का एंगल पे होगी। तो ये लाइट इसके साथ कहां से गुजर रही है, इसके सेंटर से गुजर रही है, जिसकी वजह से ये अपने पाथ से डेविएट नहीं करती। क्योंकि जब हम नियम पढ़ रहे थे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि लाइट अगर नॉर्मल से होके गुजरेगी तो नॉर्मल सीधी निकल जाएगी, वो अपने पाथ से कहीं डेविएट नहीं होगी, उसको अपना मार्ग सीधा नजर आएगा, ऐसा ही कुछ पढ़ा था। तो इस वजह से ये सीधी की सीधी निकल जाती है। आपको इस सवाल का भी जवाब मिला होगा, मिल गया, दोनों जवाब मिल गए। तीसरा जवाब क्या बोला इसने कि कंप्लीट द रे डायग्राम ऑफ द अबव सिनेरियो व्हेन द लाइट रे कम्स आउट ऑफ द प्लास्टिक ब्लॉक फ्रॉम द टॉप फ्लैट एंड, यानी कि जब लाइट इस प्लास्टिक वाले से बाहर निकल रही है, बाहर किधर से, इस टॉप फ्लैट वाले पार्ट से जब बाहर निकल रही है, तो उस वक्त जो होगा उस सिनेरियो का डायग्राम बना दो, उस वक्त जो होगा उसका डायग्राम बना दो। इतना डायग्राम तो हमें दे ही रखा है, ये ऐसा कैसा कॉपी में छाप लेना है। उसके बाद क्या करना है कि मुझे बताओ प्लास्टिक में है तो ये कौन सा मीडियम होगा, रेयर की डेंसर, बाहर उन्होंने क्या बोला है, बाहर है एयर, तो बाहर एयर है, एयर के रेस्पेक्टिव में हमेशा दूसरे मीडियम में क्या होती है, लाइट की स्पीड कम होती है, क्योंकि पहले अभी भी पढ़ा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा डेंसर मीडियम, और ये हमारा हो जाएगा रेयर मीडियम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लाइट जब इस मीडियम से इस मीडियम में जाएगी, डेंसर से रेयर में जाएगी, लाइट की स्पीड बढ़ेगी, लाइट की स्पीड बढ़ेगी तो वो नॉर्मल से दूर हो जाएगी, नॉर्मल से दूर हो जाएगी। बन गया रे डायग्राम, यही पूछा था, ये करते ही आपको नंबर सारे के सारे मिल गए। देखिए क्या कुछ ऐसा ही लिखा है, कैसा ही डायग्राम बना है, कैसी चीज लिखी है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम विद रेस्पेक्ट टू एयर इज गिवन बाय, ये फॉर्मूला होता है, सिंस स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम इज ऑलवेज लेस देन द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, उससे हमेशा कम होती है एयर से।
Hence the above ratio is always greater than 1. यही तो बोला था। दूसरा जवाब क्या लिखा? The ray of light is undergoing normal incidence at the air plastic block. उस ब्लॉक में नॉर्मल के थ्रू एंटर मार रही है, इसलिए ब्लॉक इंटरफेस एंड द नॉर्मल इंसिडेंस देयर इज नो डेविएशन। यही था, और ये कंप्लीट रे डायग्राम बना दिया, नॉर्मल से दूर हो रही है, मार्किंग मिल गई सारे। आपको समझ में आया? इतना आसान आने वाला है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। एक बार समझ लिया, बस समझ लिया, फिर बिंदास होके आराम से पेपर देखे आओ। अब आगे वाले सवाल में चलते हैं। आगे वाला सवाल क्या है? आगे वाला सवाल देखिए, स्टेट द लॉ दैट एक्सप्लेन्स द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट विथ रेस्पेक्ट टू द मेजरेबल प्रॉपर्टी इन इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या बोला है? हीटिंग इफेक्ट के बारे में कुछ आया। हीटिंग इफेक्ट याद है? मोबाइल को जब चार्ज लगाते हो, है ना, खुद के पास तो होगा नहीं अभी, मैं उम्मीद करूंगा, है ना, पापा का या मम्मी का किसी का मोबाइल होगा। जब उसको चार्ज में लगा के रखते हो तो थोड़ी देर बाद उस मोबाइल को टच करना, उस चार्जर को टच करना, वो गर्म हो जाता है। सर्दियां अभी आने वाली है तो अलाप करते हो, तपने वाले हो, हमें हीटर से गर्मी फील होती है। कम रूम के अंदर जब लाइट जली होती है थोड़ी गर्मी रहती है, लाइट नहीं जली होती थोड़ी गर्मी कम होती है। अगर बल्ब को टच करते हो तो गर्म हमें लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब जब करंट फ्लो करता है, जब जब करंट फ्लो करता है, वो क्या करता है? हीट को प्रोड्यूस करता है, हीट को बाहर निकालता है। ये सिंपल सा फिनोमेना है। क्यों सर ऐसा? क्योंकि जब करंट फ्लो कर रहा होता है, जब करंट जा रहा होता है, तो बीच में उसको दूसरे एटम मिलते हैं अपने ही जैसे, उनसे टकराता है और टकरा के आगे जा रहा होता है। जब टकरा के आगे जा रहा होता है, कैसे? ऐसे देखो, अगर मैं एक वायर बनाऊं, एक वायर बना लेते हैं, ठीक है सर, ऐसे कैसे वायर बनाते हैं? ऐसा वायर थोड़ी होता है। अरे समझने की बात है, समझने की बात है। देखिए, इस वायर के मैंने हर एक चीज दुनिया के अंदर एटम से मिलके बनी है। एटम क्या? चीजों को तोड़ना स्टार्ट कर दो, धां 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 धां, चला दो बाहुबली की तलवार। चीजों को जितना छोटा उसके तोड़ दो। सबसे छोटा हिस्सा एटम, और एटम से भी छोटा कुछ है? बिल्कुल है। जब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखा गया तो एटम भी मिलके बना था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। उनको बनाने की कोशिश करते हैं हम, एटम को बनाते हैं, छोटे छोटे एटम बनाते हैं। छोटे छोटे एटम्स मैंने बना दिए, बहुत छोटे छोटे एटम्स मैंने इसके अंदर बना दिए। ऐसे नहीं होते हैं, आपको समझाने के लिए कर रहा हूं बस, ऐसा है ना, वरना कुदरत के नियमों के साथ खिलवाड़ थोड़ी कर सकता हूं मैं। तो मैंने आपको समझाने के लिए छोटे छोटे एटम्स इसके अंदर बना दिए। अरे बन जाओ, कितना टाइम लोगे? ठीक है, ये बन गए, ठीक है, जैसे भी थे बन गए। आपके गुरुजी के डायग्राम थोड़ा ऐसा ही है, समझ लेना। ये छोटे छोटे डायग्राम, छोटे छोटे एटम्स इसके अंदर बना दिए। इस वायर के अंदर, वायर मान लो कॉपर का था, इसके अंदर मैंने बना दिए। अब जैसे ही इसके अंदर मैंने एनर्जी के लिए करंट को, वायर को कनेक्ट करा, जैसे ही एनर्जी के लिए वायर को कनेक्ट करा, इसमें करंट दिया, इन सब के अंदर एनर्जी मिल जाएगी और ये अपनी जगह पे वाइब्रेट करने लग जाएंगे, नाचने लग जाएंगे, धा 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 नाचने लग जाएंगे। ये जैसे ही वाइब्रेट करने लगेंगे, ये क्या होगा? आपस में टकराना स्टार्ट करेंगे। जैसे ही टकराना स्टार्ट करेंगे, हीट के फॉर्म में एनर्जी को रिलीज करेंगे। अपने हाथ को ऐसे करना स्टार्ट करो, वाइब्रेट हो रहे ना हाथ, और जैसे जैसे हाथ ऐसे वाइब्रेट होना स्टार्ट होंगे, आपके हाथ गर्म होने लग जाएंगे, हीट बाहर निकलने लग जाएगी। तो यहां पे भी क्या होता है कि हीट के फॉर्म में एनर्जी बाहर की तरफ निकलना स्टार्ट हो जाती है। तो जितना ज्यादा, अगर मैं हाथ को जितना ज्यादा जोर से करूंगा उतना ही ज्यादा जल्दी गर्म होने लग जाएंगे। तो जितना ज्यादा करंट इसके अंदर जाएगा उतनी ही ज्यादा हीट बाहर निकलेगी। इसका मतलब करंट बढ़ेगा तो हमारी हीट भी बढ़ेगी। ये हमारे जूल ने बताया था कि करंट का अगर स्क्वायर हुआ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हीट के। एक तो जूल सर ने ये बताया। दूसरा जूल सर ने क्या बताया कि जो मेरे ये करंट थे, अगर मैं हाथ को दूर दूर से कर रहा हूं, क्या हीट बाहर निकलेगी? जितना आप थोड़ा नजदीक लेके आया तो हल्का हल्का टच हो रहा है, तो हाँ मैं इसको कर रहा हूं, और नजदीक लाऊंगा, जितना ज्यादा हाथ आपस में नजदीक रहेंगे उतना ज्यादा, अगर मैं इनको आपस में टकराऊंगा उतनी हीट बाहर निकलेगी। मतलब जितनी कम रुकावट होगी उतनी कम हीट निकलेगी, जितनी ज्यादा रुकावट होगी उतनी ज्यादा हीट निकलेगी। तो मतलब अगर मेरा रुकावट को ही क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो मेरी हीट भी बढ़ेगी। दूसरा उन्होंने ये बताया, बिल्कुल सही। जूल ने दूसरा क्या बताया? एक लॉ पूछा था, वो लॉ है जूल का। जूल ने क्या बताया? हमारे सिलेबस में जूल का हीटिंग लॉ दे रखा है। करंट का स्क्वायर बढ़ेगा तो हीट बढ़ेगी। कैसे बढ़ी? रेजिस्टेंस बढ़ेगा, हीट बढ़ेगी। तीसरा एक चीज और बताई, अगर मैं हाथ को जितनी ज्यादा देर तक ऐसे करता रहूंगा उतनी ज्यादा हीट निकलेगी। तो जितनी देर तक ये करंट निकलता रहेगा, जितनी देर तक ये करंट निकलता रहेगा उतनी देर तक क्या होगा? हीट बाहर निकलती रहेगी। यानी टाइम के भी प्रोपोर्शनल होता है, यानी हीट आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, आर के प्रोपोर्शनल और टाइम के प्रोपोर्शनल। तो इन तीनों को मिला के जूल का जो हीटिंग
हीटिंग इफेक्ट वाला नियम है वो लिख सकता हूं कि हीट इक्वल टू I स्क्वायर आर टी। ये दिमाग में फिट कर लो, ये सवाल हो सकता है अभी तो ऐसा पूछा, न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है, पर पूछेगा इन्हीं के इर्द गिर्द। समझ में आया क्या था हीटिंग इफेक्ट? समझ भी लिया, साथ साथ इसको हाथों से ही समझ लिया सर, हाथों के एक्सपेरिमेंट से पूरा। चलो वेरी गुड, यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई। आगे क्या पूछा है कि लिस्ट द फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कितनी बार आ गया रेजिस्टेंस? रुकावट रुकावट रुकावट, कोई बात नहीं सर, हमारी जिंदगी में कोई रुकावट नहीं है, अगर है तो हम उसको पार कर देंगे। लेकिन यहां पर रेजिस्टेंस दिया है किसका? कंडक्टर का। कंडक्टर का रेजिस्टेंस किन चीजों पे डिपेंड करता है ये पूछा है। यहां पर जो रेजिस्टेंस था, ये जो रेजिस्टेंस मैंने लिखा है ये वाला मतलब रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस होता है किसी भी किसका? कॉपर वायर का। कॉपर वायर एक तरह का कंडक्टर है, नॉट कॉपर वायर, कंडक्टर है, ठीक है। कंडक्टर का रेजिस्टेंस किन किन चीजों पर डिपेंड करता है? तो जैसा कि मैंने बताया, अगर एक थिएटर है मान लो, उस थिएटर के अंदर, थिएटर जोड़ो अपनी रोड से ही समझते हैं, अपनी जो रोड है ठीक है, ये लीजिए अपनी एक रोड है, उस रोड के अंदर अगर फिलहाल इतने एटम्स थे, सॉरी इतने लोग थे, अगर इस रोड की मैं लेंथ बढ़ा दूं, रोड एरिया इतना ही, अगर रोड की मैं लेंथ बढ़ा दूं तो क्या फिलहाल तो इतनी दूर टकरा रहे थे, फिर उनको और थोड़ा टाइम मिल जाएगा बेचारों को टकराने के लिए। मतलब जितनी ज्यादा लेंथ होगी हमारी, अगर एक रोड है जिसमें ट्रैफिक है और रोड को मैंने और बड़ा कर दिया, तो आपको उस रोड से बाहर निकलने के लिए, अगर रोड छोटी थी तो ट्रैफिक थी तो जल्दी पार कर जाओगे ना, जितना टाइम लगेगा। अगर लेकिन रोड को और बड़ा कर दिया मैंने और ट्रैफिक पूरी रोड पे है, तो आपको अब अपने घर तक पहुंचने में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, मतलब अब रेजिस्टेंस ज्यादा मिलेगा। मतलब रेजिस्टेंस जैसे जैसे कॉपर यानी सॉरी कंडक्टर वायर की लेंथ बढ़ेगी, रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। सेकंड चीज, अगर मैं इस वायर का एरिया बढ़ा दूं, क्रॉस सेक्शन मतलब साइड से देखने वाला, अगर मैं क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा दूं तो आपको मतलब जो ट्रैफिक वाली रोड थी उसका मैं अगर एरिया बढ़ा दूं, आप थोड़ा आसानी से निकल पाएंगे ना। तो वही सेम चीज है कि रेजिस्टेंस किस पे? एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होता है, एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यहां पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जब हम इसको करते हैं, एक साथ लिखते हैं, तो प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा के एक रेजिस्टिविटी वाला ये लिखते हैं, साइन लिखते हैं और इनटू लेंथ अपॉन एरिया। ये फॉर्मूला थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था। ये रेजिस्टिविटी जो लिखी है ये मैंने, ये मटेरियल की, जो मटेरियल किस चीज का बना है? कॉपर का बना हुआ है, स्टील का बना हुआ है, या आपका सिल्वर का बना हुआ है, किस चीज का बना हुआ है? आपका जो कंडक्टर है वो किस चीज का बना हुआ है उस पर डिपेंड करती है। यानी कि हर एक वायर की कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी अलग अलग होती है ना। जितने भी मेटल होते हैं वो एक तरह के कंडक्टर होते हैं ऑलमोस्ट। अब जितने भी मेटल अगर कंडक्टर है तो कंडक्टर, हर एक कंडक्टर की अलग अलग रेजिस्टिविटी होती है। यानी सीमेंट की रोड पे आपको अलग रेजिस्टेंस मिलेगा, मिट्टी पे आपको अलग मिलेगा, डामर की रोड पे अलग मिलेगा, अलग अलग तरह की रोड पे आपको अलग अलग रेजिस्टेंस मिलता है ना, अलग अलग तरह का। उसी तरह से इस पे भी डिपेंड करता है, यानी मेटेरियल पे डिपेंड करता है, किसका बना हुआ है, लेंथ पे डिपेंड करता है और एरिया पे डिपेंड करता है। साथ ही साथ जो हमने ये फॉर्मूला लिखा है ना, ये हमने तब लिखा है जब टेम्परेचर क्या है आपका? कांस्टेंट है। जब टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है। ये टेम्परेचर हमने फिक्स करके इसको करा है। लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। कैसे? अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इनके पास ऑलरेडी थोड़ी बहुत एनर्जी रहेगी और ये पहले से हल्के हल्के वाइब्रेट कर रहे होंगे, जिसकी वजह से इनको जैसे आप और एनर्जी और दोगे ना, तो उनमें से पहले से एनर्जी मिल रही है उसमें और इंक्रीज हो जाएगा और टकराने लग जाएंगे। मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ा तो रेजिस्टेंस बढ़ा, टेम्परेचर कम हुआ तो रेजिस्टेंस भी कम हुआ। तो 4 फैक्टर पे ये क्या करता है? डिपेंड करता है। लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ द कंडक्टर, नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर ऑफ ए कंडक्टर, इन सब चीजों पे ये क्या करता है? डिपेंड करता है। और इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे मार्किंग भी मिल जाएगी दोनों के। H = I स्क्वायर RT, यही था ना, जूल का नियम था, जूल लो। समझ में आया? वही है जो हमने पढ़ा है। अब आगे बात करते हैं। अगला सवाल है 33 नंबर्स का। क्या है? अनन्या रेस्पॉन्ड टू द क्वेश्चन, अनन्या ने क्वेश्चंस में रेस्पॉन्ड करा। व्हाई डू इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस विथ मेटेलिक बॉडी, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है और मेटेलिक बॉडी की बात हो रही है, आर कनेक्टेड टू द मेंस थ्रू ए 3-पिन प्लग। वेरी गुड। वेयर एज इलेक्ट्रिक बल्ब कैन बी कनेक्टेड विथ 2-पिन प्लग। 2 वर्ड दिए, 3-पिन प्लग और 2-पिन प्लग।
घर पे हमने ये बहुत देखा है। सर कैसे देखा है? घर पे आपने अपने फ्रीज हो गया या आपके घर पे लगी पानी की मोटर हो गई या आपकी प्रेस हो गई, इन पे आपने जाके देखना, जो आपकी जो पावर वाला जो प्लग पिन है या लैपटॉप का चार्जर हो गया, उसमें 3 पिन होती है। उसमें एक ऊपर की तरफ होती है और 2 नीचे की तरफ। ऊपर वाली थोड़ी बड़ी और मोटी होती है, नीचे 2 होती है। लेकिन नॉर्मली आपके मोबाइल का चार्जर हो गया, छोटे मोटे अप्लायंसेस हो गए, उन पे आपको 2 पिन वाला प्लग मिलता है। तो यही पूछा है अनन्या ने, जो आपके मन में अक्सर सवाल आया होगा वही अनन्या के मन में आया और अनन्या ने बोला, अनन्या को बोला गया, ये सवाल दिया गया अनन्या को कि क्यों ऐसा होता है। तो अनन्या ने इसका जवाब दिया कि 3 पिन वाला जो कनेक्शन होता है वो हीटिंग हीट को क्या करता है, रिड्यूस करता है, इसलिए हम ऐसा करते हैं। तो क्या अनन्या ने जो आंसर दिया वो सही है या गलत है? जो भी है जस्टिफाई करिए। तो पहले समझते हैं क्यों ऐसा करा जाता है, फिर आपको इसका जवाब मिलेगा। तो देखिए, ध्यान दीजिए, जो घर पे जो पिन आती है, एक पिन के अंदर जो होता है वो आता है हमारा लाइव वायर, जिसे हम फेज वायर भी बोलते हैं, फेज वाला वायर भी बोलते हैं। दूसरा हमारा जो वायर होता है उसको हम बोलते हैं न्यूट्रल वायर, न्यूट्रल वायर बोलते हैं। अब करंट एक वायर से आएगा, दूसरे से जाएगा, ये डायरेक्शन रिवर्स भी हो सकती है ना, क्योंकि हमारे घर पे एसी करंट आता है, ठीक है, अल्टरनेट करंट आता है, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो करंट का जितना करंट आ रहा है उसको जाना भी जरूरी होता है, क्योंकि सर्किट को कंप्लीट होना जरूरी होता है। अगर सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो करंट का फ्लो नहीं होता है, ठीक है। यहां तक हमें कहानी पता है। अब ध्यान दीजिए, इन्होंने बोला जैसे मान लो आपके घर पे कोई मेटल वाला कोई चीज मान लो, ओवन मान लो, रेफ्रिजरेटर मान लो, जिसकी बाहर की बाउंड्री मेटल की है, ठीक है, मतलब जो ज्यादा क्या करता हो, करंट को कंज्यूम करता हूं, वो मान लिया। इस पर मैंने ये 2 पिन वाला प्लग लगा दिया, या 2 वायर आ रहे, एक वायर करंट लेके आ रहा है, एक वायर करंट लेके जा रहा है, ठीक है, ये आ रहा है। अब मान लो, अब ये जो होते हैं रेफ्रिजरेटर हो गया, फ्रिज हो गया, बहुत भारी भरकम करंट लेते हैं। जितना भी इन्होंने करंट लिया, गलती से मान लो कि उस पिन के अंदर हमारे वायर छिला हुआ था, किसी भी वजह से जो वायर था वो इस मेटल वाली सरफेस पे भी क्या हो गया, कनेक्ट, टच हो गया। इस मेटल वाली सरफेस में जब ये टच हो जाएगा तो जो करंट होगा, क्योंकि मेटल एक तरह का कंडक्टर होता है, तो ये करंट इसमें चारों तरफ क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जब करंट चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब हम आए, अगर आप पिज्जा वगैरह इनके शौकीन है तो ओवन घर पे है, ओवन को जैसे ही आप खोलोगे, अगर आप फ्रिज में पानी वानी पीने गए, फ्रिज में कुछ लेने गया, जो भी आप करने गए, जैसे ही आपने मौज मस्ती में इसको टच करा, और आप नीचे ग्राउंड से टच है ही, जैसे ही आपने मौज मस्ती में इसमें टच करा, जो करंट इसके अंदर चल रहा था, जो करंट इसके अंदर बह रहा था, वो आपके हाथों से होते हुए ग्राउंड में चला जाएगा, और आपने कर दिया सर्किट को कंप्लीट, क्योंकि सर्किट को वापस जाने का रास्ता चाहिए होता है, पूरा उसको कंप्लीट होना होता है। अब जो करंट आपके अंदर से होता हुआ ग्राउंड में समा गया और आपको दे गए अच्छा खासा झटका, तो क्या ऐसा चाहते हैं हम कि जिस रोशनी ने हमें अंधकार से दूर करा वो हमें भी साथ ले जाए? हम तो चाहते नहीं है ऐसा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम कुछ ऐसा कर दें कि इस वायर को हमारे अंदर से नहीं जाए, ये वायर कुछ चीज ऐसी लगा दे हमें कि वहां से ये करंट बाहर चला जाए, एक्स्ट्रा करंट, कि हम नहीं चाहते हमारे अंदर से जाए। अब सर हमने कुछ एक्स्ट्रा लगाया, इस चीज की क्या गारंटी कि इधर से जाएगा, हमारे अंदर से नहीं जाएगा? हर एक चीज वहां से जाना पसंद करती है जहां से उसको रुकावट यानी रेजिस्टेंस कम मिलता है। तो हम कोई एक ऐसी चीज यहां पे लगाएंगे जिसका रेजिस्टेंस आपसे कम हो, तो ये करंट क्या सोचेगा कि उधर क्यों जाना भाई, उस इंसान के पास क्यों जाना, यहां हमें एक दूसरा रास्ता मिल गया बाहर जाने का। अगर 2 रोडें हैं आपके घर जाने की, एक रोड में भीड़ ज्यादा, एक में भीड़ कम, किधर से घर जाओगे? जिधर भीड़ कम है। तो आप ये करंट भी बोलेगा भाई इधर से भीड़ कम है, यहां पे रुकावटें कम मिल रही है, तो यहां से बाहर निकल जाते हैं और इस वायर को मैं कनेक्ट कर देता हूं ग्राउंड से। इसीलिए इस वायर को कहा जाता है ग्राउंड वायर या अर्थ वायर, जिसे हम अर्थिंग कहते हैं नॉर्मली। तो ये वही होता है, और इसका रेजिस्टेंस ह्यूमन से बहुत कम होता है, और इसी को कहा जाता है, इस तीसरे वाले वायर में यही लगा होता है। और ये अगर आपने घर पे अर्थिंग करा रही हो तो वहां से बाहर चला जाता है, वरना गवर्नमेंट ने अर्थिंग करा ही रखी होती है, वहां के थ्रू होता हुआ ये ग्राउंड में समा जाता है एक्स्ट्रा करंट। और ये इसीलिए ये पिन बड़ी भी होती है। ये सवाल भी पूछा जाता है कि क्यों इसको बड़ा बनाया जाता है, क्योंकि इन दोनों पिन से पहले ये पिन पहले ही प्लग में चली जाए, क्योंकि एक्स्ट्रा करंट ये पहले ही बाहर लेके निकल जाए, इसको बस सफिशिएंट करंट मिले, इसलिए इसको बड़ा भी बनाया जाता है। चौड़ा मोटा भी इसलिए बनाया जाता है कि रेजिस्टेंस कम दे, क्योंकि एरिया बढ़ेगा रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, और ये बड़ी भी इसलिए बनाई जाती है। समझ में आया?
क्या इसका काम है। तो क्या अनन्या ने जो बोला वो सही था कि करंट ये हीटिंग को कम करती है इसलिए यूज करते हैं? नहीं सर, ये एक्सेस जो करंट होता है मेटेलिक सरफेस पे उसको यहां पे कम करने का काम करता है, उसको ग्राउंड तक ले जाने का काम करता है, अर्थिंग के लिए इसको यूज करा जाता है। इसके मतलब अनन्या गलत है, अनन्या क्या इनकरेक्ट है, इसलिए हमने जस्टिफाई कर दिया क्यों अनन्या गलत है। क्या आपको सवालों के जवाब मिले? इसीलिए जो हमारे बल्ब होते हैं या जो अप्लायंसेस जो कम करंट को कंज्यूम करते हैं वहां पे हम 2 पिन वाला प्लग यूज कर लेते हैं क्योंकि वहां पे करंट इतना ज्यादा नहीं होता है। लेकिन जो ऐसे अप्लायंसेस जो ज्यादा करंट को कंज्यूम करते हैं, लाइक आपके एसी, मोटर, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, ओवन, आपकी वॉशिंग मशीन, ये ज्यादा करंट को कंज्यूम करते हैं, इसी वजह से हम उनको 3 पिन वाला प्लग देते हैं। समझ में आई क्या कहानी है? ओके, तो हमें समझ में आ गया। अगला सवाल पूछा कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्यूज। फ्यूज का फंक्शन क्या है, थोड़ा सा समझिए। फ्यूज का फंक्शन क्या है कि हमारे घर पे ये 2 एक वायर आ रहा था, करंट लेके जा रहा था। हमारा घर हो गया, एक अच्छा सा प्यारा सा घर हमने बना लिया। इसके अंदर यहाँ पे घर था, अलग अलग यहाँ पे अप्लायंसेस लगे हुए थे। ओके, वेरी गुड। ये अप्लायंसेस लगे हुए हैं, करंट आ रहा है, करंट जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। करंट आ रहा है, करंट जा रहा है, हमारे घर पे अच्छा खासा बिल आ रहा है, हम बिल पैसे भर रहे हैं, मजे से जिंदगी काट रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक सब कुछ सही था। लेकिन हुआ क्या कि गलती से मान लो ये वायर आपस में टच हो गए। अगर वायर आपस में टच हो जाएंगे तो चिंगारी उठती है, घर पे देखते भी हैं, उसी को बोला जाता है शॉर्ट सर्किट होना। अगर दोनों वायर आपस में टच हो जाते हैं तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। और अगर हमारे घर पे ज्यादा हमने एसी भी चला दिया, फ्रिज, कूलर, सारी चीजें चला दी, धनाधन हर कुछ चला दिया, है ना, तो क्या हो गया, घर पे बहुत ज्यादा करंट हो गया, ओवरलोडिंग हो गई और गलती से ज्यादा करंट घर में आ गया। उतना करंट की जरूरत ही नहीं थी, हमने नहीं मांगा, ज्यादा आ गया। हमें जितना चाहिए था उतना ही चाहिए था, उम्मीद से ज्यादा आ गया, तो क्या हो गया, तब भी दिक्कत हो सकती है। तो इन चीजों से बचाने के लिए, यानी एक्सेस करंट से, शॉर्ट सर्किट से, ओवरलोडिंग से बचाने के लिए हम घर में क्या करें? हम घर में क्या करें कि हमारे यहां तक वो करंट पहुंचे ही नहीं, हमारे यहां तक घर तक वो करंट पहुंचे ही नहीं, तो हमें बीच में कोई एक ऐसी चीज लगा देते हैं, हम बीच में कोई एक ऐसी चीज लगा देते हैं जो इस करंट को, जो एक्सेस करंट को आगे तक नहीं जाने देती। क्यों, कैसे? ऐसे हम बीच में लगाते हैं एक ऐसी चीज जिसका हम रेजिस्टेंस क्या रखते हैं, बहुत ज्यादा रखते हैं, जिसका रेजिस्टेंस हम बहुत ज्यादा रखते हैं। रेजिस्टेंस ज्यादा रखने से क्या होगा, और हम इसका क्या रखते हैं, जो इसका मेल्टिंग पॉइंट है, वो बहुत कम रखते हैं। अब इससे क्या होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा, अभी हमने पढ़ा था कि हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस बढ़ा, हीट बढ़ी, यानी वो गर्म ज्यादा होगा, और जैसे ही गर्म होगा, हमने तो मेल्टिंग पॉइंट उसका कम रखा है, यानी बहुत जल्दी वो पिघल जाएगा, पिघल जाएगा, तो यहां से वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। अगर ज्यादा करंट आ गया तो सिंपल है, रेजिस्टेंस हमने ज्यादा रखा है तो हीट ज्यादा आएगी, मेल्टिंग पॉइंट कम है, ये यहां से टूट जाएगा। ये टूट जाएगा तो आगे तक करंट जाएगा ही नहीं, और हम इसको लगाते हैं सीरीज में, और सीरीज कनेक्शन में हम जानते हैं कि करंट को जैसे ही यहां पे कोई कनेक्शन आगे जाने को नहीं मिलता, आगे करंट नहीं जाता, यहां पे करंट पहुंचेगा नहीं। करंट यहां आके बोलेगा आगे मैं नहीं जा रहा, भाई रास्ता ही नहीं है, कहां से जाऊं? जब रास्ता ही नहीं है, आगे करंट जाता नहीं है, तो फ्यूज ने क्या किया, उस एक्सेस करंट को आगे जाने से रोक दिया, और हमारे घर के इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बच गए। घर में एक्सटेंशन बोर्ड यूज करते हो ना, यहाँ पे अलग अलग बहुत हिस्से होते हैं जिसमें घर में बहुत सारे एक्सटेंशन बोर्ड यूज करते हैं। अब हर एक एक्सटेंशन बोर्ड में कुछ ना कुछ घुसा दिया, और जिससे क्या हुआ कि कभी हम देखते हैं कि हमारा एक्सटेंशन बोर्ड खराब हो जाता है। लेकिन खराब क्या होता है, वहां पे एक फ्यूज लगा होता है, उसके अंदर फ्यूज देखना, एक फ्यूज होता है, उस फ्यूज को ही हम चेंज करते हैं, हमारा एक्सटेंशन बोर्ड सही हो जाता है। क्योंकि फ्यूज क्यों लगा होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा हमने चीजें लगा ली, ओवरलोडिंग कर दी, फ्यूज खराब तो करंट गया नहीं, हमारे सारे अप्लायंसेस बच गए, फ्यूज चेंज करा, सब कुछ सही हो गया। इसलिए फ्यूज लगाया जाता है। समझ में आया? आजकल फ्यूज की जगह एमसीबी यूज करते हैं, तो उसका सेम पर्पज है जो फ्यूज का पर्पज होता है, सेम फिनोमेना पे वो काम करता है। समझ में आया? तो फ्यूज क्या करता है, एक्सेस करंट को हमारे घर में आने से बचाता है। एन इलेक्ट्रिकल फ्यूज इज ए सेफ्टी डिवाइस that operates to provide protection against the overflow of current, excess current को flow in an electrical circuit and an important component of an electric fuse is a metal wire, ये मेटल का बनाया जाता है, और स्टीरअप that melt when excess current flow through it, ये मेल्ट हो जाता है, यानी इसका मेल्टिंग पॉइंट कम बनाया जाता है, मेल्ट हो जाता है, क्योंकि रेजिस्टेंस हम इसका ज्यादा बनाते हैं, लेकिन इसकी रेजिस्टिविटी यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जिसको रेजिस्टिविटी भी कहते हैं, वो इसकी बहुत कम होती है, जिसकी वजह से ये बहुत जल्दी क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। समझ में आया? यहां तक हमने ऊपर वही है जो हमने पहले भी पढ़ा था, अनन्या वाला आंसर भी वही है कि एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस विद द मेटेलिक बॉडी नीड ए
अर्थ वायर विच प्रोवाइड ए लो रेजिस्टेंस, क्योंकि कम रेजिस्टेंस का बनाते तभी उसकी तरफ जाएगा सब कुछ, लो रेजिस्टेंस कंडक्टिंग पार्ट टू द फ्लो ऑफ करंट इन केस देयर इज एन एक्सीडेंट लीकेज ऑफ द करंट थ्रू ए कंडक्टिंग बॉडी ऑफ द अप्लायंसेस। वही चीज लिखी है जो हमने पढ़ी थी, उसके अकॉर्डिंग आपको मार्किंग मिल गई। क्या समझ में आया? उम्मीद करूंगा यहां तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। आगे वाला पार्ट हमारा है 36 नंबर का। द अबव इमेज शो ए थिन लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 मीटर। बिल्कुल ऊपर हमें एक लेंस दिया गया है। सबसे पहले देखते हैं किस तरह का लेंस लग रहा है। सर यह हमें कॉन्वेक्स लेंस लग रहा है। कौन सा लेंस लग रहा है? कॉन्वेक्स लेंस लग रहा है। और उसकी फोकल लेंथ कितनी दी है? 5 मीटर। क्या होती है फोकल लेंथ? क्या होता है फोकस पॉइंट? अगर जो इंसिडेंट रे जो आ रही है, इंसिडेंट रे जहां से आ रही है और जहां पे जाके वो कन्वर्ट कर रही है इन्फिनिटी से, जो पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो इंसिडेंट रेज आ रही है, वो जहां पे जाके क्या करेगी? कोइंसिडेंस करेगी। यहां से इन्फिनिटी से क्या आ रही है? हमारी सारी रेज आ रही है। ये जहां पे जाके मिलती है, जहां पे जाके मिलती है उसी पॉइंट को क्या कहा जाता है? फोकस कहा जाता है। इसका मतलब हमारे कॉन्वेक्स लेंस के केस में फोकस किधर है? इस तरफ है, यानी लेंस के दूसरी तरफ है। लेंस के दूसरी तरफ है। और हम जानते हैं कि हमेशा लेंस के अंदर हम चीजों को मेजर करते हैं ऑप्टिकल सेंटर से। तो ऑप्टिकल सेंटर से इस तरफ हम चीजों को मेजर कर रहे हैं। इंसिडेंट रे किधर से आ रही है? वो भी इधर से आ रही है। अगर इंसिडेंट रे और हमारा मेजरिंग की जो डायरेक्शन है वो दोनों अगर सेम है तो हमेशा हम निशान पॉजिटिव लेते हैं। मिरर के केस में हम कहां से मेजर करते हैं? पोल से मेजर करते हैं। तो यहां पे इंसिडेंट रे और जो हमारी मेजर करने की डायरेक्शन दोनों सेम है। तो इसका मतलब कॉन्वेक्स मिरर में ऑलवेज फोकस लेंथ यानी जो फोकल लेंथ है वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है। ऑलवेज क्या होती है? पॉजिटिव। तो F बराबर कितना दे दिया? 5 मीटर, लेकिन प्लस का दिया है। ओके, व्हाट इज द काइंड ऑफ लेंस शोन इन द अबव फिगर? किस तरह का लेंस है? अभी बात करी किस तरह का लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है। If a real inverted image is to formed by this lens, अगर रियल इमेज बन रही है और इन्वर्टेड बन रही है तो हम जानते हैं कॉन्वेक्स मिरर के केस में रियल इमेज इधर बनती है और इन्वर्टेड मतलब उल्टी बन रही है। रियल भी बन रही है और उल्टी भी बन रही है। रियल का मतलब लाइन एक्चुअल में कट करेगी, बना के भी देखेंगे, और इन्वर्टेड मतलब उल्टी बन रही है। ठीक है। एट ए डिस्टेंस 7 मीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, यानी ऑप्टिकल रियल मतलब इधर बन रही है और वापस इस ऑप्टिकल सेंटर से इधर बन रही है 7 मीटर। क्या बोलते हैं? इमेज डिस्टेंस को किस नोटेशन के यूज करते हुए डिनोट करते हैं? सर V से डिनोट करते हैं। V मतलब इमेज डिस्टेंस। अगर इधर बन रही है तो वापस ये पॉजिटिव होगी क्योंकि लाइट इंसिडेंट लाइट के सेम डायरेक्शन में हम मेजर कर रहे हैं। Then so with the calculation where should the object be placed? हमें पूछा है, क्या पूछा है? हमें पूछा है, यूं बता दो, यूं पूछा है कि ऑब्जेक्ट कहां रखा होगा। तो यूज करते हैं। सबसे पहले हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं लेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन उससे पहले गिवन क्या क्या है? गिवन क्या है? हमें क्या क्या दे रखा है? हमें दे रखा है F दे रखा है। F कितना दे रखा है? 5 मीटर। हमें क्या दे रखा है? हमें V दे रखा है। कितना दे रखा है? 7 मीटर। हमसे यूं पूछा अगले ने, यूं बता दो। हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं? हम लेंस का फॉर्मूला जानते हैं। क्या होता है लेंस का फॉर्मूला? 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f कितना दिया है? 1/5। 1/v कितना है? 1/7 माइनस 1/u ही तो पूछा है। इसको इधर ले आएंगे। 1/u इक्वल टू 1/7 माइनस 1/5। यहां से एलसीएम कितना आया? 35। कितना आ गया? 5 माइनस 7। यहां से आगे मैं सोल्व करूंगा तो 1/u बराबर कितना हो गया? यहां से आ गया माइनस का 2 डिवाइड बाई 35। रिवर्स कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। अगर ये u डिवाइड बाई 1 हो जाएगा तो ये भी 35 डिवाइड बाई 2 माइनस पहले लगा देते हैं। तो u बराबर यहां से कितना आ गया? माइनस का 17.5 मीटर। माइनस का आया है, इसका मतलब किधर बनेगी? इंसिडेंट लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में। बिल्कुल सही बात है। रखा भी कहां गया है? इधर ही तो ऑब्जेक्ट रखा जाएगा। तो इधर कहीं ऑब्जेक्ट रखा गया है, मान लो यहां कहीं रखा गया है। ये डिस्टेंस कितनी है? 17.5 मीटर है। ठीक है, यहां तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। बिल्कुल हो गया, 17.5 आ गया। आगे क्या बोला है? थर्ड सवाल, ड्रॉ ए नीटली लेबल्ड डायग्राम ऑफ द इमेज फॉर्मेशन मेंशन इन सेकंड। मतलब जो जो हमारी चीजें इस सेकंड वाले क्वेश्चन में दी गई है उसके अकॉर्डिंग डायग्राम बना दो, बना देते हैं। ये जो आया है उसके अकॉर्डिंग डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम कैसा बना लेते हैं? कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। कोई दिक्कत वाली डायग्राम वाली बात नहीं है। ध्यान दीजिए, हमें क्या दिया है? बना लेते हैं। इधर ये प्रिंसिपल एक्सिस बना ली, यहां पे हमारा हमने लेंस बना लिया। जब हमने लेंस बना लिया यहां पे हमारा ऑब्जेक्ट रख देते हैं। थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं, है ना? वैसे तो ठीक है, थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं।
ये हमने लेंस बना लिया, थिन लेंस दिया है, ऑब्जेक्ट भी कहीं ना कहीं रख देते हैं, ऑब्जेक्ट को कहीं ना कहीं रख दिया। यहां से एक लाइट तो आपको सीधी गुजारनी है, जो आप लाइट सीधी गुजारोगे वो जहां से जाएगी उसको बोलेंगे फोकस पॉइंट, क्योंकि फोकस से ही गुजरती है। दूसरी लाइट आपको इसके ऑप्टिकल सेंटर से गुजारनी है, जहां पे जाके दोनों लाइट कट करेगी वहीं पे क्या बनेगी, इसकी इमेज बनेगी, वहीं पे क्या बनेगी, इसकी इमेज बनेगी। अब नोटेशन दे दीजिए, यहां से लेके ये ऑप्टिकल सेंटर तक क्या होता है, यूं होता है, वो कितना है 17.5 आया। ये है इसका फोकस दिया अगले ने 5 मीटर, सॉरी ऑप्टिकल सेंटर से, इसको ऑप्टिकल सेंटर से जहां इमेज बनी है उसको वी बोलते हैं, कितना है 7 मीटर दे रखा है। ये इसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ओ ये हो गई इसकी ऑब्जेक्ट हो गया, ये हो गई इमेज हो गया, ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स लेंस। इतनी चीजें हमने दिए और हमने इसको बना भी दिया। क्या यहां तक कोई कंफ्यूजन? बिल्कुल जो हमें हमने पढ़ा है वैसा ही वैसा सब कुछ करते जा रहे हैं। आगे वाला इसका और वाला पार्ट देखिए क्या है, ए 10 सेंटीमीटर लॉन्ग पेंसिल, यानी पेंसिल की हाइट दे दी 10 सेंटीमीटर, प्लेस 5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव कॉन्वेक्स सब दे दिए, वही सब दे दिया अगले ने। 5 सेंटीमीटर कॉनकेव मिरर के इधर रखी गई है, पास में रखी गई है। हैविंग ए रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर। इसने खेला तो करने की कोशिश करी, रेडियस ऑफ कर्वेचर देखे, पर इसको ये नहीं पता कि हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में रिलेशन पता है। क्या दोनों में रिलेशन होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर का फोकल लेंथ क्या होता है, आधा होता है, उससे हम फोकल लेंथ निकाल लेंगे। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग ने सवाल क्या पूछा है, डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय दिस मिरर। मतलब इसमें इसने क्या पूछा, वी पूछा कि वी बता दो क्या होगा, वी पूछा, बिल्कुल निकाल लेते हैं। सबसे पहले गिवन क्या क्या वो देख लेते हैं। सबसे पहले गिवन क्या क्या है, तो इसने सबसे पहले क्या दिया है, कॉनकेव मिरर दिया, कोई दिक्कत नहीं, सॉरी कॉनकेव मिरर नहीं, हाँ कॉनकेव मिरर ही दिया। तो सबसे पहले इसने दिया हमें क्या दिया है, कॉनकेव मिरर बनाते हैं, बना दिया, ये कॉनकेव मिरर बना देंगे, बना दिया। इसमें इधर कहीं इमेज रखी गई है जिसकी इसने क्या दिया है कि ये कितना दूर रखा गया है, ये कितना दूर रखा गया है, ये रखा गया है हमारा 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर ही है ना भाई, कितना रखा गया है 5 सेंटीमीटर रखा गया है। और रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर दिया है, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया कि रेडियस ऑफ जो कर्वेचर दिया है वो 40 सेंटीमीटर दिया है। तो हम क्या जानते हैं, जो फोकस लेंथ होती है वो r डिवाइड बाई 2, यानी 40 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। मतलब ये कहां रखी गई है, ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट कहां रखा गया होगा, क्योंकि जो होगी हमारी फोकस लेंथ वो 20 सेंटीमीटर ज्यादा है। मतलब उस फोकस, यहां पे मान लो कहीं फोकस है, तो फोकस और इस पोल के बीच में कहीं ऑब्जेक्ट रखा गया है। यहां तक चीजें समझ में आ गई, पोल और फोकस के बीच में कहीं से ऑब्जेक्ट रखा गया है। इंसिडेंट रे किधर से आती है सर, इंसिडेंट रे इधर से आती है, डायरेक्शन किधर से होती है, इधर से होती है। और हम चीजें कहां से मेजर करते हैं, पोल से मेजर करते हैं, मतलब इधर से इधर मेजर करेंगे, लाइट आ रही है इधर, हम मेजर कर रहे हैं इधर, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में हो गई। तो मतलब हमें जो गिवन है, हमें जो चीजें गिवन है, हमें जो चीजें गिवन है, हमें क्या क्या गिवन है, हमें गिवन है यूं गिवन है, यूं कितना हो जाएगा, इधर मेजर कर रहे हैं तो -5 का सेंटीमीटर। हमने एफ निकाल लिया, एफ कितना हो जाएगा 20, लेकिन माइनस का हो जाएगा ये भी। ये चीजें हमें गिवन है और हमें पूछा है अगले ने वी बता दो क्या होगा, ये हमें दिया है और हमें वी पूछ लिया। जैसे लेंस का फॉर्मूला था उसी तरह से हमारे पास मिरर का फॉर्मूला भी होता है। मिरर का फॉर्मूला भी क्या होता है देखते हैं। मिरर का फॉर्मूला क्या होता है कि 1/f इक्वल टू 1/v, वहां पे हमने माइनस का निशान यूज करा था, यहां पे दोनों के बीच में आ जाता है प्लस का निशान, बस इतना ही फर्क है। f कितना दिया है 1/-5, v तो अगले ने पूछा है, v नहीं पता, प्लस का u कितना दिया है माइनस का, सॉरी f तो कितना था -20, f कितना है -20 और u कितना है -5। ये इतनी चीजें अगले ने दी है। तो 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा, उधर जाएगा तो 1/20 प्लस 1/-5, 1/v, v भी इधर आके माइनस का हो जाएगा, ठीक है, माइनस का चल रहा है। तो यहाँ पे एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम कितना आ गया 20 आ गया। तो यहाँ पे बचेगा 5, सॉरी यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ पे बचेगा -4। तो -1/v इक्वल टू -3/20
20, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो v इक्वल टू कितना आ गया, 20 डिवाइड बाई 3 आ गया, जिसको 6.67 सेंटीमीटर भी कर सकता हूं। ध्यान से देखिए किस में आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है। पॉजिटिव का मतलब क्या होगा सर, जिधर से लाइट आ रही है उधर ही कहीं इमेज बनेगी। मतलब इमेज कहां बनने वाली है, इधर कहीं इमेज बनने वाली है, इधर कहीं इमेज बनने वाली है। उल्टी बनेगी, सीधी बनेगी, क्या बनेगी उसकी अभी जानकारी नहीं है, लेकिन बनेगी इधर बनेगी, इतना हमें पता लग गया। 6.67 सेंटीमीटर आया है। आगे और क्या पूछा देख लेते हैं। आगे क्या पूछा है, व्हाट इज द साइज ऑफ इमेज, इमेज की साइज क्या होगी। जैसे ही इमेज की साइज का आए तो आपको दिमाग में सीधा सीधा मैग्निफिकेशन आ जाना चाहिए। और मैग्निफिकेशन बराबर क्या होता है, हमने पढ़ा है मैग्निफिकेशन बराबर क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये होता है। अगर एक फॉर्मूला और पढ़ा था, अगर कोई डाटा हमारे पास मिसिंग है तो हमें मिरर के केस में -v अपॉन u भी कर सकते हैं। तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू माइनस का v अपॉन u करके हाइट ऑफ इमेज निकाल लेते हैं कि इमेज की हाइट कितनी होगी। तो हाइट ऑफ इमेज और ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर ले लिया। v कितना है, अभी अभी v यहां से निकाला 20 डिवाइड बाई 3, तो माइनस का 20 डिवाइड बाई 3। और u कितना है, u है हमारे पास माइनस का 5, तो माइनस का 5, माइनस से माइनस कट हो गया। तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन 10 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 20 डिवाइड बाई 3 इंटू 5, है ना, और 5 से ये गया 4, तो आंसर आया 4 डिवाइड बाई 3। तो हाइट ऑफ इमेज बराबर क्या आएगा, 10 इंटू 4 डिवाइड बाई 3। इसको आप सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। या आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि 10 क्या है, 10 क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का 4/3 टाइम्स ही क्या बन रही है, आपकी इमेज बन रही है। 4/3 का टाइम मतलब क्या हो जाता है, 4/3 का मतलब हो जाता है 1.33। 1.33 को इससे मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 13.33 सेंटीमीटर। मतलब आपकी ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी थी, 10 सेंटीमीटर, लेकिन इमेज कितनी बन रही है, बड़ी बन रही है। मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की 4/3 टाइम्स हमारी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। अब हम इसको बना के भी देखेंगे, क्योंकि हमें जो सवाल पूछा गया, और ध्यान दीजिए इधर वैल्यू किस में आई है, पॉजिटिव में आई है। इसका मतलब इमेज कैसी बनेगी, सीधी बनेगी, इमेज सीधी बनेगी, और जितनी बड़ी थी उससे बड़ी और बनेगी। ये हमें इन डाटा से समझ में आ गया। अब नेक्स्ट इसने जो पूछा है, इसने क्या पूछा है कि ड्रॉ ए रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज एज मेंशन इन द पार्ट 1, यानी जो चीजें आई है उसके अकॉर्डिंग रे डायग्राम बना दो। बना देते हैं रे डायग्राम। तो अब तक जो पढ़ा उसका हमें क्या बनाना है, अब डायग्राम बना के बनाना है, मतलब डायग्राम बना के बताना है नीट एंड क्लीन। तो डायग्राम बना लेते हैं। तो डायग्राम के लिए उसने हमें क्या बताया, सबसे पहले देखो डायग्राम के लिए उन्होंने हमें बताया कि हमें क्या बनाना है, हमें बनाना ऊपर तक जो आपने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग डायग्राम बना दो। क्या क्या था, क्या नहीं था, क्या सब कुछ था, तो बना लेते हैं डायग्राम। क्या दिक्कत है, डायग्राम फटाफट बना लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारा क्या बनाना है, हमें कॉनकेव मिरर बनाना है या कॉन्वेक्स मिरर बनाना है। सर कॉनकेव मिरर बनाना है, तो बना लेते हैं कॉनकेव मिरर। क्या दिक्कत है, तो सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर ली, यहां पे हमें कॉनकेव मिरर बनाना, तो कॉनकेव मिरर ये बना लिया। कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर में बाहर की तरफ सिर्फ पॉलिश होती है, कर दी बाहर की तरफ पॉलिश, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे इसका कहीं ना कहीं यहां पे सेंटर होगा, यहां पे सेंटर बना दिया, और यहां कहीं ना कहीं इसका फोकस होगा कि सेंटर से हाफ पे इसका फोकस होता है। और हमें पता है अकॉर्डिंग टू हमारे सवाल जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहां रखा हुआ है, इस पोल और फोकस के बीच में कहीं रखा हुआ है। तो पोल और फोकस के बीच में हमने हमारे ऑब्जेक्ट को यहां रख दिया। जब इन दोनों के बीच में ऑब्जेक्ट रख दिया और सिंपल हमें हमारी रेज को गुजारना है और डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहली किरणें हम गुजार लेंगे। मान लो अगर सीधी हम रेज गुजारेंगे तो वो कहां से गुजरती है, सर पैरेलल जाने वाली रेज हमेशा कहां से गुजरती है, फोकस से होके गुजरती है। तो फोकस से होके हमारी हमने रेज गुजार दी, ये फोकस से होके हमारी रेज पीछे की तरफ गुजर गई। तो पहली रे तो ये होगी। दूसरी रे हम गुजार लेंगे कहां से, हमारा पोल से गुजार लेंगे। तो पोल से जहां जिस एंगल पे ये गिरी है उसी एंगल से ये वापस इधर की तरफ पीछे की तरफ आ जाएगी। इन दोनों रेज को जब मैं आगे की तरफ बढ़ाऊंगा, इन दोनों रेज को जब मैं आगे की तरफ बढ़ाऊंगा, ये जहां पे एक दूसरे को कट करेगी, जहां पे दोनों एक दूसरे को कट करेगी वहीं पे क्या बन जाएगी, हमारी इमेज बन जाएगी। अब आप देख भी सकते हैं कि इमेज हमारी जो ऑब्जेक्ट है उससे कहां बन रही है, उससे बड़ी बन रही है। और देखो हमने लाइन को डॉटेड करके जानबूझ के आगे जाके मिलाया है, मतलब इमेजिनरी लाइन है, इसलिए जो इमेज बनती है उसको भी हम वर्चुअल या वर्चुअल इमेज कहते हैं।
एक चीज और, जो अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने जो साइन कन्वेंशन देखा वो हम हमारे जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है उसके अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। मतलब सर अगर हमने जो मैथ के अंदर कोऑर्डिनेट पढ़े थे, ये सर एक्स एक्सिस थी, इसको पॉजिटिव बोलते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस बोलते हैं हम इसको पॉजिटिव वाई एक्सिस बोलते हैं, इसको नेगेटिव वाई एक्सिस बोलते हैं। तो मतलब अगर इधर कोई चीज हुई, अगर इधर कोई चीज हुई तो नेगेटिव, इधर कोई चीज हुई तो पॉजिटिव, ऊपर की तरफ कोई चीज हुई तो पॉजिटिव, नीचे की तरफ कोई चीज हुई तो नेगेटिव। यानी हाइट अगर ऊपर मेजर कर रहे हैं तो पॉजिटिव, इस प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे मेजर कर रहे हैं नेगेटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के मतलब इस पोल के अगर इधर मेजर कर रहे हैं तो पॉजिटिव, पोल के इधर मेजर कर रहे हैं तो नेगेटिव। तो दोनों में से जो आपको अच्छा लगता है, आपके टीचर्स ने जो पढ़ाया है या आपको जो समझ आता है उसके अकॉर्डिंग आप इसको कर सकते हो। तो ये हमारी इमेज हो गई, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, हमारा फोकस हो गया, सेंटर हो गया, ये चीजें। तो पोल से लेके यहां तक जो इमेज बनती है उसको वी से डिनोट करते हैं, यहां से यहां तक जहां पे इमेज रखी होती है उसको यू से डिनोट करते हैं, ये फोकल लेंथ होती है। तो यहां तक आपको सारे कंफ्यूजन दूर हुए होंगे, मैं उम्मीद करता हूं। सबसे आखिरी सवाल आ चुका है, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा, टोटल 5 सेक्शन है, इसमें से आपको 39 क्वेश्चन मिलने वाला है और 39 वाला हमारा फिजिक्स का ही है। भले ही फिजिक्स काफी लेट स्टार्ट हुई थी, लेकिन एंड हमारा यानी अंत हमारा फिजिक्स के साथ ही हो रहा है। अब क्या सवाल दिया है, सवाल देखिए कि विनीता और अहमद ने अपने स्कूल में कोई साइंस एग्जीबिशन था, साइंस का प्रोग्राम था, उसमें उन्होंने 2 हेडलाइट और 2 साइड लाइट के एक सर्किट को बनाया और लोगों के सामने रिप्रेजेंट करा और कुछ सवाल उस पर अकॉर्डिंग पूछे गए। तो आपसे भी मान लो अहमद और विनीता 2 सवाल पूछ रहे हैं, कुछ सवाल पूछ रहे हैं, दोनों कितने भी हो सकते हैं। तो सवाल क्या क्या पूछ रहे हैं। पहला सवाल है कि स्टेट व्हाट हैपन व्हेन स्विच ए इज कनेक्टेड टू पोजीशन 2 और पोजीशन 3। यानी जो हमारा स्विच है, देखो ध्यान दीजिए, यहां पे स्विच हमारा ओपन पड़ा है, यानी सर्किट यहां पे क्या है, ओपन है। तो यहां पे पूछा है कि जब हमारा जो स्विच ए है, एक बार अगर मैं 2 से कनेक्ट कर दूं और एक बार 3 से कनेक्ट कर दूं तो कौन कौन सी चीजें जलेगी, यानी पोजीशन 2 और पोजीशन 3 से कनेक्ट करने पे क्या क्या होगा। अगर पहली कंडीशन की बात करूं, ये 12 वोल्ट हो गया तो ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, तो करंट जाएगा ऐसे। करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, जैसे ही करंट यहां आया, अगर मैंने इस सर्किट को सिर्फ 2 से कनेक्ट करा, सिर्फ 2 से कनेक्ट करा तो हाँ करंट जा रहा है, करंट जा रहा है, करंट इधर से भी गया, करंट इनके पास पहुंचा, करंट जैसे ही पहुंच के आगे की तरफ इन दोनों को जब जलाएगा, करंट आ रहा है, जला के जैसे ही करंट आगे की तरफ जाएगा, अब उसके पास जाने के लिए 2 रास्ते हैं। अब उसके पास जाने के लिए क्या है, 2 रास्ते हैं। थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा था कि करंट किधर जाना पसंद करता है, जिधर उसको रेजिस्टेंस कम मिलता है। अर्थिंग वाला क्वेश्चन याद है ना, जिधर उसको जाना मतलब जिधर उसको रेजिस्टेंस कम मिलता है। तो मुझे एक बात बताओ, एक उसके पास 2 रास्ते हैं, एक तो ऊपर जाने का, एक सीधा जाने का। ऊपर क्यों जाएगा, ऊपर उसको 4 ओम और 4 ओम के 2 रेजिस्टेंस मिल रहे हैं, वो जाएगा ही क्यों ऊपर, वो नहीं जाएगा, वो सीधा यहां से सीधा निकल जाएगा, क्योंकि करंट हमेशा उधर जाना पसंद करता है जहां उसको रेजिस्टेंस नहीं मिलता। तो पोजीशन पहली वाली कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ कौन से जलेंगे, 12 ओम वाले जलेंगे, यानी पोजीशन 2 से कनेक्ट करने पर सिर्फ और सिर्फ 12 ओम वाली चीजें जलने वाली है, बाकी नहीं जलने वाली। यहां तक जवाब मिल गया। जब दूसरी कंडीशन की बात करते हैं, दूसरी कंडीशन की जब मैं बात करूं, सेम कंडीशन है, सेम करंट जा रहा है, लेकिन इस बार उसको 2 से कनेक्ट नहीं करा, इस बार उसको 2 के साथ दगा करते हुए 3 ने अपने साथ उसकी दोस्ती करवा ली। अब जब ये 3 से कनेक्ट हो गया तो ध्यान दीजिए कि करंट इधर से आ रहा, अब इधर तो करंट को जाने का रास्ता ही नहीं है, करंट को इधर तो जा ही नहीं रहा, करंट सीधा इधर आ गया, इसके पास पहुंचा, इन दोनों को जला दिया और जला के इधर से फिर वापस इधर निकल गया। तो यहां पे अब क्या रीजन हो गया, यहां पे हमारा जो सर्किट है वो कंप्लीट नहीं है, मतलब इसके पास करंट जाएगा ही क्यों, बेचारा इधर से आया, यही सर्किट कंप्लीट हो गया, इधर से इधर ही निकल गया, इधर जाना ही क्यों है उसको, इधर ओपन भी है, सर्किट भी कंप्लीट नहीं है। इसका मतलब यहां पे दूसरी वाली कंडीशन में जब 3 से कनेक्ट रहेगा तो क्या जलेगा, सिर्फ और सिर्फ हमारे 4 ओम वाली चीजें जलने वाली है, बाकी चीजें नहीं जलने वाली। यहां तक समझ में आया? ओके सर, यहां तक समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे उन्होंने क्या बोला, ध्यान दीजिए, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द ईच लैंप व्हेन इल्ट। यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, बताइए ये आपको कौन सा कनेक्शन दिख रहा है, ये पैरेलल दिख रहा है कि सीरीज दिख रहा है? सर नो डाउट ये एक तरह का पैरेलल कनेक्शन है। कौन सा कनेक्शन है, पैरेलल कनेक्शन है। और पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज सेम रहता है कि अलग रहता है? सर वोल्टेज सेम रहता है लेकिन करंट अलग अलग रहता है। लेकिन सीरीज में क्या होता है, सीरीज का आंसर आप कमेंट बॉक्स में करोगे कि सीरीज कनेक्शन में सेम कौन रहता है, वोल्टेज या करंट। तो यहां पे हमें पता है सर वोल्टेज क्या रहेगा, 12 का 12 वोल्ट ही रहने वाला है, क्योंकि पैरेलल कनेक्शन है, पैरेलल कनेक्शन में चेंज नहीं होता वोल्ट। मिल गया जवाब। लास्ट में क्या बोला है, थर्ड वाला, कैलकुलेट द करंट। करंट कैलकुलेट करवाना है, क्योंकि करंट कैलकुलेट क्यों करवा रहा है, क्योंकि करंट चेंज हो सकता है। ओके, करंट क्या बोला है कि इन ईच 12 ओम लैंप व्हेन लिट, जब 12
ओम का जल रहा है तब क्या होगा, और जब 4 ओम का लैंप जल रहा है तब क्या होगा, ये पूछा है। ओके, कर देते हैं। तो ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए, बोर्ड पे ध्यान होना चाहिए, नजर हटी दुर्घटना घटी। सबसे पहले 12 ओम वाले की बात कर लेते हैं। तो हमें यहां पे क्या हो गया, अगर 12 ओम वाले की मैं बात करूं, सबसे पहले अगर 12 ओम वाले की बात कर लेते हैं। 12 ओम वाले में करंट पूछा है, तो ओम का नियम हमें क्या पूछा है, V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। हमें I बोला है, I निकाल दो। तो I अगर मैं 12 ओम का निकालना चाहूं तो क्या हो जाएगा, V अपॉन R हो जाएगा। I अगर 12 ओम का मैं निकाल रहा हूं, V कितना होगा सर, V तो चेंज हो ही नहीं सकता, अभी अभी मैंने देखा। तो V बराबर आ गया 12, और R कितना होगा, R कितना होगा सर, R भी होगा 12 ओम होगा। हर एक का पूछा, तो यहां से यहां गया, कितना आया, 1 एम्पियर। 1 एम्पियर करंट आ रहा है। ये 12 ओम में करंट की कहानी हो गई। अब दूसरा पूछा इसने, दूसरा किसका पूछा, 4 ओम में पूछा। तो 4 ओम में भी सेम कहानी, V इक्वल टू वही सेम फॉर्मूला IR, और यहां से I पूछा उसने 4 ओम का, तो यहां क्या हो जाएगा, V अपॉन R हो जाएगा। V कितना है सर, वही 12 है। R कितना है सर, 4 है। तो I कितना हो गया 4 ओम के लिए, 3 एम्पियर हो गया। तो यहां पे आंसर कितना आ गया, 3 एम्पियर। यहां आ गया 1 एम्पियर, और यहां आ गया आपका 4 एम्पियर। दोनों में से कितना, सॉरी 3 एम्पियर, कितना आ गया, 3 एम्पियर। तो दोनों में से किसके पास हमें करंट ज्यादा मिल रहा है, सर हमें 4 ओम वाले के पास ज्यादा करंट पहुंच रहा है, 3 एम्पियर का करंट पहुंच रहा है। यहां तक कोई डाउट मुझे समझ में आ गया होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई डाउट आपको पास अब तक नहीं होगा। अब आगे और में भी इसने एक सवाल पूछा है, क्या पूछा है और में भी, सो विद द कैलकुलेशन विच टाइप ऑफ लैंप 4 ओम और 12 ओम किस में से दोनों के पास हाई पावर है, किसके पास ज्यादा हाई पावर है। बिल्कुल कर लेते हैं। पावर बराबर क्या होता है, पावर शक्तिमान वाला, पावर बराबर क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं। देखो पावर बराबर क्या होता है, पावर बराबर हमने क्या पढ़ा है, पावर बराबर हमने पढ़ा है कि V इंटू आई पढ़ा है, इतना पढ़ा है। अब हमारा ये सवाल V इंटू आई से भी हो सकता है। हमें V भी पता है 4 ओम वाले का, और हमें 12 ओम वाले का भी V पता है, लेकिन सॉरी I पता है। लेकिन मान लो अगर आपने ऊपर वाला सवाल अटेम्प्ट नहीं करा, हम ना ऊपर वाला नहीं करा, आपने I नहीं निकाला, आपको सिर्फ और सिर्फ 2 डाटा जो सीधे सीधे दिए हुए हैं, एक आपको 12 वोल्ट दिया गया है, एक इसका मतलब आपको V दिया गया है और R दिया गया है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उस कंडीशन में हमें सर फॉर्मूला पता है, सर ओम के नियम से V इक्वल टू IR होता है। तो I बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन R हो जाएगा। तो फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, P इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू V अपॉन R इक्वल टू क्या आ गया, V स्क्वायर अपॉन R आ गया। अब P अगर मैं निकालूं, किसका निकालूं, पावर में निकालना चाहूं, पहले किसकी पावर निकाल लूं, 4 ओम वाले की पावर निकाल लेते हैं। 4 ओम वाले की पावर निकाल लेते हैं। तो 4 ओम वाले की जब मैं पावर निकालना चाहूंगा, तो यहां से P 4 ओम बराबर कितना आ जाएगा, V स्क्वायर, यानी V कितना देर का है, 12 देर का, क्योंकि वोल्टेज चेंज होगा नहीं। R कितना है उसका, 4 ओम वाले का R कितना हो गया, तो यहां से 12 इंटू 12 डिवाइड बाई 4 कितना आ गया, 12 दिए 36 वाट आ गई। ये हमारी कहानी आ गई पावर जब 4 ओम वाले की। अब अगर मैं बात करूं, हमारी किसकी बात करूं, सेकंड वाले कंडीशन की अगर मैं बात करूं, पावर अगर मैं निकालूं, पावर किसकी अगर मैं निकालूं, पावर अगर मैं 12 ओम वाले की निकालूं, तो क्या हो जाएगा, वही पावर 12 ओम कितना हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन R हो जाएगा। तो V कितना है, वही 12 का स्क्वायर अपॉन R कितना देर का है सर, 12 देर का है। तो कर दो यहां से 12 इंटू 12 डिवाइड बाई 12 गया, कितना आया, सिर्फ 12 वोल्ट आया। तो खुद बता दो दोनों में से किसके पास ज्यादा पावर, 36 वाले के पास या 12 वाले के पास। सर नो डाउट किसके पास पावर ज्यादा, इसके पास तो कितनी आई, 36 वोल्ट आई, और इसके पास कितनी आई सर, इसके पास 12 वोल्ट आई। तो इसका मतलब 4 ओम वाले के पास हाई पावर रह गई। यही हमारे देखो यहाँ पे सिंपल हमने जो करा 1 ओम 3 ओम, यहाँ पे 36 वोल्ट 12 वोल्ट। तो जो अब तक हमने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्किंग भी है, उसी तरह से आपको लिख के आना है। बहुत ज्यादा नहीं लिखना, जितना पूछा उतना ही लिख के आना है। और हाँ, वापस बता देता हूं, सारे सवाल अटेम्प्ट करने हैं, जैसे जैसे आते हैं अटेम्प्ट कर लो, और फॉर्मूले आते तो सिर्फ फॉर्मूले लिख दो अगर आगे का नहीं आ पा रहा, क्योंकि हर एक स्टेप की अलग अलग मार्किंग होती है, जैसा कि हमने यहां देखा। तो हमने फिजिक्स का सैंपल पेपर पूरा सोल्व कर लिया है, देख भी लिया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है, कमेंट बॉक्स खुला है, वहां पर जाके कमेंट करिए, आपका हर एक सिंगल डाउट लिया जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी हमसे जुड़िए। अब बाकी का जो पोर्शन बचा है, यानी कि जो बायो और केमिस्ट्री बची है, वो हमारी नेहा मैम आपके साथ पूरा वापस उसको सोल्व करेगी। उसमें भी कोई डाउट रहता है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। तो अब मैं धीरज कुमार आप लोगों से अलविदा लेता हूं। फिजिक्स का पार्ट अपना कंप्लीट हो चुका है, आगे का पार्ट बायो और केमिस्ट्री नेहा मैम के साथ कंटिन्यू करिएगा। टाटा बाय बाय।